मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने वॉल्यूम 1 कंप्लीट किया था ऑडिट का। नाउ वॉल्यूम 2 स्टार्ट करेंगे ऑडिट का हम। दिस इज़ योर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इसमें हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ेंगे सारे। कम्प्लीटली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कवर किए गए हैं आपके वॉल्यूम नंबर 2 में। आपको ICAI से भी जो स्टडी मटेरियल मिलते हैं, दे आर 2 स्टडी मटेरियल्स। वन इज़ वॉल्यूम 1, अनदर इज़ वॉल्यूम 2। नाउ दिस इज़ वॉल्यूम 2। इसमें आपके सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कवर किए गए हैं। आई हैव गिवन यू लिस्ट। इस लिस्ट में सभी एसेज हैं जो आपके सिलेबस में आएंगे। 34 एसेज यू विल हैव टू स्टडी। इसमें से ऑलमोस्ट हाफ 15 के आसपास एसेज आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वॉल्यूम 1 में। कुछ इन डिटेल कवर किए होंगे आपने, कुछ सिर्फ रिव्यू किए होंगे वहाँ पर। सो यहाँ पर हम वो सारे एसेज रिवाइज भी करेंगे और नए एसेज भी हम पढ़ेंगे। नाउ इस लिस्ट में मैंने आपको क्या दिया है, योर एसे नंबर अलॉन्ग विद द टाइटल ऑफ द एसेज। एसे के टाइटल्स आपको याद करने पड़ेंगे, आप अपने आप से नहीं बना सकते हैं एसे के टाइटल्स, तो ये आपको रटने पड़ेंगे। देन ऑलमोस्ट ऑल एसेज हैव ईदर बीन रिवाइज्ड और दे आर न्यू एसेज। तो पुराने वाला कोई ऐसे आपको अब नहीं मिलेगा। सो दे ऑल आर न्यू और रिवाइज्ड वंस। किस डेट से एप्लीकेबल हैं ये एसेज, वो सारी डेट्स दी है मैंने आपको। एंड एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, मेंशन एनी 10 एसेज विद देयर टाइटल एंड विद देयर इफेक्टिव डेट्स। सो कम से कम 10 एसेज की इफेक्टिव डेट्स तो आप याद कर ही लीजिएगा। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर एसे की इफेक्टिव डेट 1 अप्रैल 2010 ही है। सो रिमेंबर दीज इफेक्टिव डेट्स ऑल्सो एटलीस्ट फॉर 10 एसेज। देन मैंने आपको AAS नंबर दिए हैं। What is AAS number? Auditing and Assuring Standards. Audit and Assurance Standards. ऐसे से पहले इनको हम AAS बोला करते थे, उससे भी पहले इनको हम SAP बोला करते थे। SAP से आए AAS से आए हमारे एसेस। AAS नंबर ऑलमोस्ट आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे हुआ करते थे 1 2 3 से लेकर till 30. Now they have been converted to SA number 200 से लेकर 3400 तक. Why this change have been done? ऐसा क्यों किया जाता है कि हम इनके नाम और इनके नंबर्स चेंज कर देते हैं? This is basically because globalization. आज की डेट में हमें ना सिर्फ इंडियन कंपनीज का ऑडिट करने पड़ते हैं, बल्कि मल्टीनेशनल कंपनीज के भी ऑडिट करने होते हैं। सो ICAI चाहता है कि ICAI जो CA प्रोड्यूस कर रहा है वो इंटरनेशनल लेवल के CAs हों। हम ना सिर्फ इंडियन कंपनीज बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग कर सकें। सो नाउ दीज एसे नंबर्स आर सेम एज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ISA नंबर्स। जो आप ऐसे 200 में पढ़ते हैं, सेम टू सेम ISA 200 बोलता है, दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सो देयर विल बी नो कन्फ्यूजन कि हमारा ऐसे क्या बोलता है और उनका ISA क्या बोलता है। सो एज टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन एंड टू मेक अस अवेलेबल ऑन इंटरनेशनल लेवल्स, ये चेंजेस किए जाते हैं। बट कई बुक्स में आज की डेट में भी AAS नंबर लिखे जाते हैं। अगर आप किसी CWA की CS की बुक रेफर करेंगे या फिर कोई पुरानी कंपाइलर या स्कैनर उठा के आप देखते हैं तो वहाँ आपको अभी भी AAS नंबर ही दिखाई देंगे। सो कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपको रेफर करना हो कि पुराने AAS नंबर का करंट SA नंबर क्या है, सो यू कैन रेफर फ्रॉम दिस चार्ट। देन इज ये फ्लो चार्ट नंबर्स। हर essay के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। That is a summary of that essay and IPCC लेवल पे आपसे only working level knowledge ही required है in regard to the standards on auditing. So these flow charts are more than enough for you in IPCC level. So these are the flow chart numbers. ये लिस्ट आपके लिए बहुत यूजफुल है। इस लिस्ट से आप सारे ऐसे नंबर्स, उनके टाइटल्स, डेट्स याद करेंगे। AAS नंबर याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि AAS नंबर सिंपली आपके रेफरेंस के लिए दिए गए, दे आर नॉट टू बी मेमोराइज्ड। ये लिस्ट उतार के अपने स्टडी टेबल पे लगा लेंगे, डेली बेसिस पे इसको याद करेंगे, तभी आपको ऐसे नंबर्स याद होंगे। एंड ऐसे नंबर्स अगर आप एग्जाम में सही से कोट करते हैं तो दे प्रोवाइड यू बोनस नंबर्स। सो ऑडिट के लिए ऐसे नंबर इज कंपल्सरी। नाउ मैंने आपको सारे एसेस दिए हैं इन फ्लो चार्ट फॉर्म। फ्लो चार्ट फॉर्म में अगर आप ICAI की साइट खोल के देखेंगे तो ICAI की साइट में एक ऐसे ऑलमोस्ट 30-40 पेज में रन करता है ना। मैंने सबसे पहले आपको हर ऐसे के लिए एक फ्लो चार्ट दिया है एंड इसके बाद आपको समरी भी दी है। इनकेस अगर आपको कुछ डिटेल में पढ़ना हो
तो हर ऐसे यहाँ पीछे 3-4 पेजेस में कवर किया गया, 3-4 पेजेस में आपको सारा ऐसे का डिटेल मिल जाएगा। ये ऐसे जो कि आपको आईसीए की साइड पर अगर उसका ओरिजिनल फॉर्मेट देखेंगे, ओरिजिनल टेक्स्ट देखेंगे तो 30-40 पेजेस में रन करते हैं। यहाँ दे हैव बीन समराइज्ड फॉर यू। सो फ्लो चार्ट बनाने में एक एक चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए मैंने कुछ एब्रीविएशंस यूज़ की हैं जो मैंने सबसे फर्स्ट पेज पे लिख दी हैं कि दीज आर द एब्रीविएशंस विच आई हैव यूज्ड इन द फ्लो चार्ट्स। स्पेशली मैंने साथ में लिखा है ब्रैकेट में, दीज आर नॉट टू बी यूज्ड इन एग्जामिनेशन। ये आप एग्जामिनेशन में यूज़ नहीं करेंगे शॉर्टकट्स। ये शॉर्टकट्स सिर्फ मैंने इसलिए बताए हैं आपको क्योंकि ये शॉर्टकट्स मैंने अपने फ्लो चार्ट में यूज़ किए हैं। सो दीज आर नॉट टू बी यूज्ड इन द एग्जामिनेशन। शॉर्टकट यूज़ करेंगे एग्जाम में तो शॉर्टकट में ही आपको नंबर मिलते हैं। शुरू करते हैं। इसमें से आधे से ज़्यादा एसेज आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो लेट अस स्टार्ट विद एसे नंबर 200। कौन से चैप्टर में पढ़ा था आपने एसे 200? हमने रेफर किया था एसे 200 सबसे पहले चैप्टर में, योर बेसिक चैप्टर स्टार्टिंग ऑफ ऑडिट, दैट वाज चैप्टर नंबर 1। ये ऐसे आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। फटाफट से हम इसको गो थ्रू करते हैं। आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको याद होंगी, आधी से ज़्यादा भूल चुके होंगे। जो भूल चुके हैं उनको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। नाउ एसे 200 इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेट आउट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ एन ऑडिट। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिट का स्कोप क्या है, ये सब बताता है हमारा एसे 200। दिस इज द मदर ऑफ ऑल एसेज। ऑलमोस्ट हर आंसर में आप एसे 200 को रेफर कर सकते हैं। नाउ स्टार्टिंग, सबसे पहले पढ़ते हैं हम डेफिनेशंस। समरी शीट मैंने अटैच करी है साथ में। अगर कोई चीज़ रेफर करनी हो यू कैन गो थ्रू द समरी शीट। सबसे पहला ऐसे समरी शीट में इज एसे 200। डेफिनेशंस यहीं से पढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बहुत बार हमने ये वर्ड यूज किया था, एप्लीकेबल FRF। नाउ क्या होता है एग्जैक्टली? द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट, जिस फ्रेमवर्क में मैनेजमेंट रिपोर्टिंग करती है, एंड TCWG फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द नेचर ऑफ द एंटिटी एंड लॉ और रेगुलेशन। जो फ्रेमवर्क वो यूज करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, अगर बैंकिंग कंपनी है तो वो कौन सा फ्रेमवर्क यूज करते होंगे? एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। कंपनीज एक्ट के फ्रेमवर्क में रिपोर्टिंग नहीं करते होंगे वो। अगर कोई कंपनी है तो कंपनी के लिए सेपरेट फ्रेमवर्क है रिपोर्टिंग का। पार्टनरशिप फर्म्स कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 6 फॉलो नहीं करती होंगी। सो जो भी कंपनी है, जो भी एंटरप्राइज है, जो भी एंटिटी है, वो जिस फ्रेमवर्क में रिपोर्टिंग करती है, दैट इज द एप्लीकेबल फ्रेमवर्क। सो applicable financial reporting framework is which is as per the circumstances, rules और regulations मैनेजमेंट ने फॉलो किया है। ऑडिट एविडेंस क्या होता है आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में इन डिटेल। क्या होता है ऑडिट एविडेंस? एनी इंफॉर्मेशन विच इज यूज्ड बाय ऑडिटर टू अराइव एट एनी ओपिनियन, दैट इज कॉल्ड द ऑडिट एविडेंस। इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन्स ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। It includes both information contained in accounting records and other information. Now, कैसे audit evidences एक auditor को collect करने होते हैं? Sufficient and appropriate. An auditor has to collect sufficient and appropriate audit evidences. Then, what is audit risk? In detail आप पढ़ चुके हैं in chapter number 4. Risk that auditor expresses an inappropriate opinion. वो risk कि ऑडिटर एक गलत ओपिनियन दे सकता है। देयर इज ऑलवेज अ रिस्क प्रेजेंट इन एवरी ऑडिट। व्हाट इज द रिस्क? दैट ऑडिटर मे गिव एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन, सो दैट इज द ऑडिट रिस्क। देन हमने पढ़ा था ऑडिट रिस्क के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं विच आर इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। ये सारी आपकी रिवीजन हो रही है ऑडिट की। वॉल्यूम 1 की रिवीजन है वॉल्यूम 2 में। सो वॉल्यूम 2 पढ़ने से पहले अच्छा होगा आप वॉल्यूम 1 अच्छे से रिवाइज कर लें, देन यू शुड गो ऑन टू द वॉल्यूम 2। डिटेक्शन रिस्क क्या होता है? रिस्क कि ऑडिटर एक पर्टिकुलर मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड डिटेक्शन रिस्क। रिस्क दैट प्रोसीजर्स परफॉर्म बाय ऑडिटर टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क विल नॉट डिटेक्ट अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। देन मैनेजमेंट कौन होती है? पर्सन्स विद एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्ट ऑफ एंटिटीज ऑपरेशन, जो एग्जीक्यूशन करते हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं करते हैं। डिसीजन मेकिंग कौन करता है? दोज चार्ज विद गवर्नेंस। गवर्निंग बॉडी करती है डिसीजन मेकिंग।
एग्जीक्यूशन कौन करता है? मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज हैविंग अ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिस स्टेटमेंट क्या होती है? बुक्स में जो आ रहा है एंड एक्चुअल में जो बुक्स में होना चाहिए था, यानी व्हाट इज एक्चुअली एंड व्हाट इज रिपोर्टेड, उनके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द मिस स्टेटमेंट। सो डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर of a reported financial statement item with that required as per applicable FRF, it can arise from error or fraud। यानी error और fraud दोनों ही misstatement होते हैं। तो misstatement error की वजह से भी हो सकती है, यानी unintentional भी हो सकती है, fraud की वजह से भी हो सकती है, यानी कि intentional भी हो सकती है। so misstatement क्या होती है? reported figure में और required figure में जो difference है that is called the misstatement। then professional judgment in detail मैंने explain किया था। what is professional judgment? मैंने एग्जाम्पल लिया था, मान लीजिए मेरी सिरदर्द होती है, मैं मदर के पास जाती हूँ एंड मेरी मदर क्या बोलती है कि सिरदर्द कैसे ठीक होगी? मालिश करा लो, सिर में कुछ कपड़ा कस के बांध लो, एटसेट्रा। अगर मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, डॉक्टर क्या बोलता है? दिस इज द पर्टिकुलर टेबलेट, ये खा लो आप ठीक हो जाओगे। नाउ व्हाट वाज द डिफरेंस? डिफरेंस वाज प्रोफेशनल जजमेंट। सो यही रिक्वायरमेंट है एक ऑडिटर से, दैट ही शुड गिव अ प्रोफेशनल जजमेंट। व्हाट इज प्रोफेशनल जजमेंट? जजमेंट गिवन ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग एंड नॉलेज, दैट इज प्रोफेशनल जजमेंट। So application of relevant training, knowledge and experience within the context provided by auditing, accounting and ethical standards in making informed decisions about the courses of action that are appropriate in the circumstances of the audit engagement. Then professional skepticism. Skepticism is having a questioning mind and having a common sense. This is again a requirement from an auditor. An attitude that includes a questioning mind, being alert to conditions which may indicate possible misstatement and a critical assessment of audit evidences. Then is reasonable assurance। auditor जो audit करता है उसके basis पे जो opinion देता है वो opinion एक reasonable assurance देता है and not an absolute assurance। In the context of an audit of financial statements, a high but not absolute level of assurance, that is called reasonable assurance। बिल्कुल ठीक ठाक सी assurance देना। Then is risk of material misstatement। Basically it is inherent risk and control risk। Inherent risk क्या होता है? That a material misstatement will exist। Control risk क्या होता है? That the internal controls will not be able to detect that material misstatement। So that is inherent and control risk। So these were the definitions as given in your essay 200। वापस आते हैं फ्लो चार्ट पर। So definitions as per summary sheet। Now objective and scope of audit सब आता है आपको, क्या होता है objective audit का एंड क्या scope होता है audit का, फटाफट से go through करते हैं हम। Auditor should give opinion whether financial statement are prepared as per applicable FRF, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल FRF के हिसाब से बनी हुई है या नहीं, एक ओपिनियन देना पड़ता है ऑडिटर को। कंसिडर रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस, देन ही शुड obtain reasonable assurance about whether financial statement as a whole are free from material misstatement. Consider materiality both while planning and performing audit, yeah, this is the part of your scope। This was your objective। क्या ऑब्जेक्टिव था? हमें ये चेक करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं। ट्रू एंड फेयर व्यू कब देती हैं? जब वो एज पर एप्लीकेबल FRF बनी हो, एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स बनी हो, सारी मटीरियल चीज़ें डिस्क्लोज कर रही हो, कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट उसमें ना हो, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। सो एक ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस देनी होती है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर द लॉज एंड रेगुलेशंस आर नॉट। सो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। नाउ अपना काम करते टाइम ऑडिटर को ध्यान में रखना है मटीरियलिटी का कंसेप्ट। जो चीज़ें मटीरियल हैं उन पे ध्यान देना है, इममटीरियल चीज़ों पे ध्यान उनको नहीं देना है। रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय एसएस, दिस इज अगेन द स्कोप ऑफ ऑडिट। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपनी रिपोर्ट देनी होती है और कम्युनिकेट किस हिसाब से करना है? हमें हमेशा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करने हैं, उनके हिसाब से ही ऑडिट करना है एंड उनके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी रिपोर्ट देनी है। नाउ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड TCWG।
इट इज नोवेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ही हैज टू चेक वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ और नॉट। कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगेन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड TCWG। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने तरीके की होती हैं? इट में बी जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो होती हैं जो जनरल पब्लिक यूज कर सकती है, कोई भी यूज कर सकता है। स्पेसिफिक पर्पस जो डिजाइन की जाती हैं स्पेसिफिक लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल मुझे बैंक से लोन चाहिए, सो लोन के लिए मुझे कुछ डिटेल्स एक्स्ट्रा डालने पड़ते हैं अपनी बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट में। सो दैट बैलेंस शीट विल बी फॉर द पर्पस ऑफ बैंक्स ओनली। सो दैट विल बी अ स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो किसी का भी ऑडिट कर सकता है एक ऑडिटर, ईदर द जनरल पर्पस और द स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। It should be prepared as per the applicable FRF, and in case of any conflicts regarding application, the source with highest authority will prevail. कंपनी को समझ में नहीं आ रहा ये पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ICAI ने इशू किया हुआ है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज एक्ट ने इशू किया हुआ है। अब हम कौन सा वाला फॉलो करें? नाउ हम क्या बोलेंगे कंपनी को? द स्टैंडर्ड विद हायर अथॉरिटी विल प्रिवेल। सो इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन, मुझे समझ में नहीं आ रही कि एप्लीकेबल FRF जो है उसके हिसाब से क्या फॉलो करना चाहिए कंपनी को, क्या करेंगे? हम ये चेक करेंगे जो दो जजमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है इसमें से हायर अथॉरिटी वाली जजमेंट कौन सी है, हम वो फॉलो करेंगे, सिंपल। देन क्या बोलता है ये ऐसे? ऑडिटर को भी कुछ काम करने हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं ऑडिटर से। क्या? सबसे पहले एथिकल रिक्वायरमेंट्स पढ़ चुके हैं आप, याद करिए। दिस इज योर टोटली a total revision of your volume number 1 chapter 1। क्या करना होगा ऑडिटर को? ethical requirements, कुछ कोड ऑफ एथिक्स इशू किए हुए हैं ICAI ने। ये एथिक्स हर प्रोफेशनल को फॉलो करने हैं। हर प्रोफेशनल मीन्स हमारे प्रोफेशन में जितने भी CAs हैं, एवरी CA मस्ट फॉलो दीज एथिक्स। क्या कहते हैं ये एथिक्स? इंटीग्रिटी, दैट इज ऑनेस्ट होना चाहिए CA को। ऑब्जेक्टिविटी, दैट इज ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। अनबायस्ड होकर हम अपना काम करेंगे, बिल्कुल फेयर डिसीजंस देंगे एज पर द सर्कमस्टांसेस। नो बायसेस कि हाँ हम उसका फेवर लेके डिसीजन दे रहे हैं या इसका फेवर लेके डिसीजन दे रहे हैं। नो, वी विल गिव अनबायस्ड डिसीजन। इम्पार्शियल एटीट्यूड होनी चाहिए हमारी। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, काम करने से पहले अपनी नॉलेज को अपडेट करेंगे देन काम पे जाएंगे। ऐसा ना हो कि अनप्रिपेयर्ड हम काम पे जा रहे हैं। सो कॉम्पिटेंट होके ही हमने अपना काम कंप्लीट करना है एंड ध्यान से करना है विद ड्यू केयर। नो केयरलेसनेस, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, एन ऑडिटर शुड कीप हिज आईज एंड ईयर ओपन बट हिज माउथ शट। सो वी हैव टू observe confidentiality. We must not disclose any information acquired during the course of audit to any other person other than our client, except if client permits us to do so। client ने बोल दिया ठीक है जिसको मर्जी जाके बोल दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर it is the requirement of law। लॉ बोलता है कि आपको बताना ही पड़ेगा इस कंपनी में अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो। सो आई कैन नॉट से कि मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती फ्रॉड, आई विल हैव टू डिस्क्लोज इट। सो कॉन्फिडेंशियलिटी हैव्स टू बी ऑब्जर्व्ड। ऐसा बोला जाता है कि कभी भी अपने डॉक्टर से, वकील से और CA से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। यानी लोग अगर आप तीनों से कुछ नहीं छिपाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये बातें बाकी दुनिया से छिपा के रखनी है। देन ओनली अ पर्सन कैन ट्रस्ट यू। सो ऑब्जर्व द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। हमारे पास पूरे राइट्स हैं कंपनीज एक्ट में कि आई कैन आस्क फॉर एनी इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। हर इन्फॉर्मेशन मुझे देनी पड़ेगी कंपनी को। कंपनी इज बाउंड टू प्रोवाइड मी एनी इन्फॉर्मेशन विच आई रिक्वायर फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। एंड इस कोर्स में, इन्फॉर्मेशन एक्वायर करने के कोर्स में, हो सकता है कोई बहुत कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपनी के मेरे पास आ जाए। सो मुझे ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मार्केट में सेल नहीं करनी है जाके। आई हैव टू ऑब्जर्व द कॉन्फिडेंशियलिटी। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर प्रोफेशन। सो मेरे नोट्स को भी कॉन्फिडेंशियल रखिएगा। डोंट लीक इट आउट इन द मार्केट। दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू पीपल। अभी से आदत डाल लो हर चीज को कॉन्फिडेंशियल रखने की। प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनली बिहेव करो। अब प्रोफेशनल बिहेवियर की कोई डेफिनेशन नहीं है। यू कैन बिहेव प्रोफेशनली, हो सकता है किसी के हिसाब से ये प्रोफेशनल बिहेवियर है, किसी के हिसाब से वही बिहेवियर प्रोफेशनल ना हो। सो व्हाट इज प्रोफेशनल बिहेवियर? दिस यू हैव टू जज। एक CA से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, हाउ ही शुड बिहेव,
how he should dress, how he should talk, how he should react. That is the professional behavior. So try to make a professional attitude. The way you walk, the way you talk, the way you react, everything should be professional. So प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए. किस तरह से अपने क्लाइंट से आप बात कर रहे हैं, किस तरह से उससे इन्फॉर्मेशन एक्वायर करनी है. यू हैव टू डील विद पीपल. मशीनरी से डील नहीं करना हमें पीपल से डील करना है, लोगों से इन्फॉर्मेशन निकलवानी है. सो इफ़ वी बिहेव प्रोफेशनली दैट विल बी इन फेवर ऑफ आवर प्रोफेशन ऑल्सो. हमारे लिए भी फायदेमंद रहेगा. आज की डेट में बड़ी बड़ी MNCs में CA हायर किए जाते हैं, बाकायदा करेक्टर सर्टिफिकेट्स मंगाए जाते हैं इंटरव्यू के टाइम पे. व्हाट इज़ करेक्टर सर्टिफिकेट? जिसमें मेंशन किया जाता है कि पिछली कंपनी जो इन्होंने छोड़ी है वो बिल्कुल एथिकल तरीके से छोड़ी है, किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, किसी से कोई पंगा नहीं लिया था, एंड सो ऑन. मीन्स इस बंदे का करेक्टर बिल्कुल ठीक है. अ क्लीन चिट दैट दिस इज नॉट अ करेक्टरलेस पर्सन. सो दिस इज अ रिक्वायरमेंट एज ऑफ नाउ. बहुत कंपनीज में रिक्वायरमेंट है ये. ऐसा क्लीन चिट आपको कब मिलेगा? जब आप प्रोफेशनली बिहेव करोगे. सो मेक इट अ हैबिट टू बिहेव प्रोफेशनली. अभी से आदत डालो, क्लास में भी प्रोफेशनली बिहेव किया करो. यही आदत बन जाएगी आपकी आगे बढ़ते हुए. अभी आपने CA फाइनल भी करनी है, देन GMCS करना है, देन आपने फाइनली आर्टिकलशिप भी करनी है, एंड देन आपने फाइनली जाके CA बनना है. सो बिल्कुल वेल पॉलिश्ड ग्रूम्ड CAs होने चाहिए मार्केट में. दैट विल बी गुड फॉर अस ऑल्सो. हमारे प्रोफेशनल के जितने लोग हैं अगर वेल ग्रूम्ड जाएंगे बाहर तो हमारे लिए भी अच्छा होगा. लोग CA को रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे. सो दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू पीपल. बढ़ते हैं आगे. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. क्या होता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? अभी पढ़ा था हमने. अलर्ट रहना है आपको, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए आपका. जहां पर भी आपको शक हो रहा है पूछिए ऐसा क्यों हो रहा है. ये नहीं कि हाँ ठीक है हो रहा होगा, यहाँ आपने पूछा उसने जवाब नहीं दिया, आपने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. नो, this is not required from you, and especially when you are an auditor this is not at all required from you. You should have a questioning mind. If you have any doubt you must investigate in detail so as to remove that doubt. आपको उस डाउट को रिमूव करना है. So professional skepticism is a requirement from you. Then professional judgment. आपकी जजमेंट कैसी होनी चाहिए? प्रोफेशनल. Now what is professional judgment? By using your training, experience, knowledge you should give a judgment. कोई क्लाइंट आपके पास आता है एंड अगर आपका वही रिस्पॉन्स रहता है जो एक आम आदमी बोलता, देन यू आर नॉट यूजिंग ए प्रोफेशनल जजमेंट. आपने उसको रिस्पॉन्स दिया विद यूज ऑफ रेलिवेंट प्रोविजंस फ्रॉम लॉ. हाँ, लॉ में एक ऐसी प्रोविजन है आपके केस में जो हो रहा है ये उसको मैं इससे सपोर्ट कर सकता हूँ. एक केस लॉ भी है, एक जजमेंट भी आई है कोर्ट की, एंड अकॉर्डिंगली आपने अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर दिया. नो, दिस इज प्रोफेशनल जजमेंट. सो यू शुड यूज प्रोफेशनल जजमेंट नॉट ओनली इन प्लानिंग बट परफॉर्मिंग ऑडिट ऑल्सो. क्या क्या मुझे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए जिसकी हेल्प से मुझे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल जाए. दैट इज यूजिंग ए प्रोफेशनल जजमेंट. देन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस हमें ऑब्टेन करने हैं. सफिशिएंसी क्या होती है? इट रेफर्स टू द क्वांटम ऑफ ऑडिट एविडेंस. एप्रोप्रिएटनेस क्या होती है? इट रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस. यानी मुझे ऐसी क्वांटिटी ऑब्टेन करनी है एंड ऐसी क्वालिटी ऑब्टेन करनी है जिसकी वजह से मेरा ऑडिट रिस्क कम से कम हो जाए. एंड ऑडिट रिस्क क्या होता है? इट इज द सम ऑफ इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क. सो इट इज टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल वेयर ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू डिटेक्शन रिस्क प्लस इनहेरेंट रिस्क प्लस कंट्रोल रिस्क. देन एसेस तो जरूर फॉलो करने हैं. ऑडिटर्स के लिए स्पेशली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इशू किए हैं ICAI ने. सो ऑडिटर मस्ट फॉलो दोज एसेस. एंड इन एनी केस इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल with the provisions of the essays, means you are not complying with any essay, then you must not mention in your report that I have complied with the standards on auditing. So comply with essays relevant to audit. In exceptional cases auditor may depart from a relevant requirement in essay. Failures to achieve objectives of essays must be documented. You must document जब जहाँ पर भी आपने कॉन्ट्रावेंशन करी है एसेस की, AS की या कोई भी लीगल प्रोविजन की, यू मस्ट डॉक्यूमेंट इट. देन पढ़ा था हमने इन डिटेल, देयर आर सर्टन इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, जिसकी वजह से ऑडिटर हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस देता है एंड नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस. इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं हम चैप्टर नंबर 1 में. नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग.
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर ही ऐसा है, जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं, एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हैं एंड विच आर अनसर्टेन। मैनेजमेंट की जजमेंट भी गलत हो सकती है। सो इट इज़ अ नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दैट द जजमेंट में बी रॉन्ग एंड हम मैनेजमेंट की जजमेंट्स पे रिलाई कर रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशंस दैट द रिपोर्टिंग में बी रॉन्ग। देन इज नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिटर के पास जो राइट्स हैं, जो पावर्स हैं, उनमें कुछ लिमिटेशंस हैं। हमारे पास सर्च वारंट नहीं होता, वी कैन नॉट सर्च एनी ऑर्गेनाइजेशन। हम सिंपली रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दी गई देन इट्स वेल, अदरवाइज वी हैव टू डू ऑडिट without that information only. So there are certain limitations of the audit procedures also. Then timeliness of audit, because we have very limited time. 7 दिनों के अंदर हमें पूरे 12 महीने की ऑडिट करनी होती है, 365 दिन की ऑडिट in 7 days. So there is time constraint and secondly cost constraint. In detail अगर हम ऑडिट करने बैठ गए तो हमें पैसे भी ज़्यादा चाहिए जो हमें क्लाइंट से नहीं मिलेंगे. So we have to make a balance between cost and time. So this is one of the reason why audit does not give absolute results. So there is an unavoidable risk that some material misstatements may not be detected even though audit is conducted properly. So this was your essay 200. बढ़ते हैं आगे. essay 210 किस चैप्टर में पढ़ा था? essay 210 चैप्टर नंबर 3. What is essay 210? Agreeing the terms of the audit engagement. क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? To establish standard on agreeing the terms of engagement and auditor's response to client on request of change in terms of engagement. क्या पढ़ा था हमने? जब भी ऑडिट स्टार्ट की जाती है, कहाँ से शुरुआत होती है? प्रिलिमिनरी डिस्कशंस, पहले बातचीत की जाती है, हमें आपसे ये काम करवाने हैं, हाँ हम आपके लिए ये काम कर देंगे. नाउ दिस इज डिसाइडिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. हमें कोई एंगेज कर रहा है फॉर एन ऑडिट. नाउ वी हैव टू डिसाइड द टर्म्स ऑन विच वी विल डू द ऑडिट. सो इन सब टर्म्स को पहले डिस्कस किया जाता है, देन इनको जॉट डाउन कर दिया जाता है एक पेपर पे एंड दैट इज कॉल्ड द लेटर ऑफ एंगेजमेंट, जो भेजा जाता है क्लाइंट के पास. क्लाइंट उसको एक्नॉलेज करता है एंड देन आवर ऑडिट स्टार्ट्स. किस लिए किया जाता है ये सब काम? सो एज टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग इन फ्यूचर. देयर वर सर्टन प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट जो हमने पढ़े थे. अगर वो प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट सेटिस्फाइड हैं, फुलफिल्ड हैं, देन ओनली वी कैन एक्सेप्ट द एंगेजमेंट. पढ़ते हैं एक्सेप्टेंस कंडीशंस. कोई भी एंगेजमेंट हम कब एक्सेप्ट करते हैं? जब प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट प्रेजेंट हो एंड देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट. Now preconditions for an audit क्या हैं? Auditor shall determine if financial reporting framework for preparation of financial statement is acceptable. जिस भी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में मेरा क्लाइंट रिपोर्टिंग करता है, whether it is appropriate or not. मैं बैंक का ऑडिट करने के लिए जा रही हूँ और वो रिपोर्टिंग करता है कंपनीज एक्ट के हिसाब से. Now this is not desirable, acceptable नहीं है ये. So I will not accept this engagement. मैं उससे बोलूँगी पहले आप अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एज पर एक्सेप्टेबल FRF बनाइए, ओनली देन आई विल कंटिन्यू द ऑडिट. सो सबसे पहले हमें उनका FRF समझना है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. देन ऑब्टेन मैनेजमेंट एग्रीमेंट. मैनेजमेंट से एक एग्रीमेंट लेना है किस बारे में? कि उन्हें पता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल कंट्रोल इम्प्लीमेंट करने की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की. कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को चाहिए तो भी प्रोवाइड करेंगे. ऑडिटर को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलेगी टू द पर्सन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑडिटर जिससे चाहे जो मर्जी इन्फॉर्मेशन ले सकता है इन रिलेशन टू द ऑडिट. सो ये एग्रीमेंट हम मैनेजमेंट से लेंगे एंड देन ओनली वी कैन एक्सेप्ट द एंगेजमेंट. नाउ एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या डाला जाता है इन डिटेल पढ़ चुके हैं आप. ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का, स्कोप क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एप्लीकेबल FRF कौन सा है मेरे क्लाइंट का, एंड कब और कैसी ऑडिट रिपोर्ट हम देंगे. ये सब हमारा कंटेंट है एंगेजमेंट लेटर का. रेफर टू चैप्टर नंबर 3 फॉर इन डिटेल डिस्कशंस. रेकरिंग ऑडिट, एक ही ऑडिट में हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं. पिछले साल भी मैंने ऑडिट किया, अगले साल की ऑडिट भी मुझे मिल गई. दिस इज कॉल्ड रेकरिंग ऑडिट.
क्या हर साल मुझे नया एंगेजमेंट लेटर देना है? हमने कुछ कंडीशंस पढ़े थे। अगर कोई चेंज है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, देन न्यू एंगेजमेंट लेटर मस्ट बी गिवन, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड. New engagement letter to be sent for each period if client misunderstands the objective or scope of audit, any revised or special terms of engagement, change of senior management or nature or size of client's business, changed or new legal requirements or pronouncements of ICAI. So in case of any misunderstandings or in case of any changes, we should issue a new engagement letter. Otherwise it is not mandatory to issue a new engagement letter on every appointment. ऑडिट ऑफ कंपोनेंट्स, अगर मैं एक कंपनी के कंपोनेंट्स का भी ऑडिट कर रही हूँ तो क्या मुझे सभी कंपोनेंट्स के लिए सेपरेट एंगेजमेंट लेटर देना होगा? अगेन डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस. अगर मुझे सेपरेट कंपोनेंट्स के लिए सेपरेट लोगों ने अपॉइंट किया है, यानी अपॉइंटिंग अथॉरिटीज डिफरेंट है, देन येस. रिपोर्टिंग अथॉरिटीज डिफरेंट है, देन येस. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ होल्डिंग ऑफ द पेरेंट, पेरेंट ने कितनी होल्डिंग ली हुई है कंपोनेंट्स में. If it is 10% holding, then yes, separate engagement letter is required. If it is 90% holding, then no, separate engagement letter is not required. And if there is any legal requirement that you must issue a separate engagement letter, then yes, I'll have to issue a separate engagement letter. So, factors to consider before issuing separate engagement letter: appointing authority, reporting authority, legal requirements and degree of ownership of the part parents. Then मैंने ऑडिट किया स्टार्ट, हमारी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट डिसाइड हुई थी, एंगेजमेंट लेटर फाइनल हो गया था, ऑडिट हमने शुरू कर दिया. इतने में क्लाइंट हमारे पास आता है एंड बोलता है 5 नहीं, आप 3 ब्रांचेस का ऑडिट करेंगे एंड आप ऑडिट रिपोर्ट 5 ब्रांचेस की ही देंगे. नाउ दिस इज चेंज इन टर्म ऑफ एंगेजमेंट. कब? बिफोर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट. मेरा ऑडिट कंप्लीट होने से पहले मेरी एंगेजमेंट की टर्म्स को चेंज कर दिया गया. अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पूछते हैं क्यों, वाई. अगर मुझे रीजनेबल जस्टिफिकेशन मिल गया, यस, तो मैं एग्री करूंगी न्यू टर्म्स के लिए एंड कुछ रेफरेंस नहीं होगा पुराने एंगेजमेंट लेटर के बारे में या फिर पुराने प्रोसीजर्स के बारे में. सो एग्री टू न्यू टर्म्स एंड इशू रिपोर्ट विद नो रेफरेंस टू ओरिजिनल एंगेजमेंट और प्रोसीजर्स परफॉर्म देयर टू. नो, मुझे कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड. मुझे क्यों बोल रहे हो 5 से 3 ब्रांचेस को ऑडिट करना है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द रीजंस. अब क्या करेंगे? रिफ्यूज फॉर चेंज. हमें नहीं एग्री कर रहे, हम नहीं एग्री करते नई टर्म्स के लिए एंड क्लाइंट भी नहीं मानता आपकी बात को. क्या करेंगे? बाय, यू कैन क्विट, विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट, बट क्विट करना इजी नहीं है किसी भी रिलेशन में. सिमिलरली ऑडिटर और क्लाइंट के रिलेशन में भी क्विट करना इजी नहीं है. कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं जो हमें फुलफिल करनी है. क्या ऑब्लिगेशंस हैं? जिसने आपको अपॉइंट किया था उनको तो बताइए. कंपनी के केस में मैनेजमेंट अपॉइंट नहीं करती है, डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं करते हैं आपको, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं. ऑडिट आप किसके साथ करते हैं? मैनेजमेंट के साथ. मैनेजमेंट ने आपको परेशान किया है, शेयर होल्डर्स को पता तो होना चाहिए कि आप छोड़ के जा रहे हैं एंड मैनेजमेंट से भी डिस्कस करेंगे आप पहले, देन छोड़ सकते हैं. एंड अगर आप बैंक ऑडिट कर रहे हैं तो आरबीआई को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा. सो लीगल रिक्वायरमेंट्स भी चेक करनी पड़ेगी. सो ऑब्लिगेशंस क्या होंगी? दैट यू मस्ट इन्फॉर्म द मैनेजमेंट, यू मस्ट इन्फॉर्म द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, and you must inform the regulatory authorities. So that is the obligation. This completes essay 210. बढ़ते हैं आगे. essay 220. Quality control for an audit of financial statements. Financial statements की audit करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो ऑडिट फर्म को ध्यान में रखनी चाहिए, यानी कि हमारी ऑडिट में क्वालिटी लेवल हमें मीट करके चलना है. अब ये इंश्योर करता है ICAI कि आप अपनी ऑडिट में क्वालिटी किस तरह से प्रोवाइड करो एंड दिस इज थ्रू योर essay 220. क्या है ये essay 220? क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी देयर शुड बी सम क्वालिटी कंट्रोल्स ओवर द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इट डील्स विद द स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं. जिस भी फ्लो चार्ट में मैंने कुछ ऐसे शॉर्टकट्स यूज करे हैं जो सिर्फ इसी फ्लो चार्ट के हैं, वो मैंने नीचे मेंशन किए हैं. एंड कुछ शॉर्टकट्स जो ऑलमोस्ट हर
फ्लो चार्ट में यूज किए जा रहे हैं वो पहले पेज पे मेंशन किए। सो ईपी इज एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है? हम जब कोई एंगेजमेंट लेते हैं सबसे पहले पार्टनर डिसाइड करता है कौन उस एंगेजमेंट को टेक ओवर करेगा, कौन साइन करेगा फाइनल ऑडिट रिपोर्ट पे, ही इज द एंगेजमेंट पार्टनर। सो फॉर एनी ऑडिट एंगेजमेंट वन हेड इज डिसाइडेड, दैट इज द एंगेजमेंट पार्टनर। उस एंगेजमेंट पार्टनर के अंदर एक टीम बनाई जाती है, ये आर्टिकल्स होंगे, ये एक्सपर्ट्स होंगे एंड सो ऑन। सो दैट इज द एंगेजमेंट टीम। सो एंगेजमेंट पार्टनर इज पार्टनर और अदर पर्सन इन द फर्म who is a member of ICAI and is in full time practice. He is responsible for the engagement. Engagement team पढ़ते पहले, all personnel performing an engagement including any experts contracted for engagement. जो सब मिलके engagement को complete कर रहे हैं they are called the engagement team. Then is engagement quality control review, a process designed to provide an objective evaluation before issue of report of significant judgments made by engagement team and conclusions reached। जो भी decisions लिए गए हैं इस engagement team के द्वारा and engagement partner के द्वारा whether they were appropriate as per the circumstance or not, यानी कि ऑडिट के हिसाब से रिपोर्ट बिल्कुल सही जा रही है या नहीं जा रही है, इसको इंश्योर करने के लिए जो कंट्रोल्स लगाए जाते हैं दे आर कॉल्ड द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू फॉर दैट पर्टिकुलर एंगेजमेंट। Then is the firm कौन होती है? It can be either a sole proprietorship firm or it can be a partnership firm. A sole practitioner or proprietor, partnership or any such entity of professional accountants permitted by law and relevant ethical requirements, those ethical requirements which have been issued by the ICAI. Now what is quality control system? हर CA firm को, हर audit firm को कुछ quality controls maintain करके चलने होते हैं, कुछ एथिक्स हैं जो ICAI ने इशू करे हैं। अगर मेरी एक ऑडिट फर्म है मुझे इंश्योर करना है कि वो सब एथिक्स फॉलो किए जा रहे हैं ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट, यानी कि मुझे क्वालिटी कंट्रोल्स लगाने। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी कंट्रोल्स की? क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऑडिट फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऑडिट फर्म को इंश्योर करना है कि जो ऑडिट है दैट शुड बी बेस्ट ऑडिट एज पर द सर्कमस्टांसेस। सो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर responsibility of audit firm. Quality control system should provide it with reasonable assurance that कैसे quality controls होने चाहिए? The firm and its personnel comply with professional standards, जो मुझे ये इंश्योर करें कि मेरी फर्म में जितने लोग हैं वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, एंड द रिपोर्ट्स इशूड। हमारा मेजर आउटपुट क्या है? रिपोर्ट। जो भी रिपोर्ट्स इशू किए जा रही हैं फर्म के द्वारा या एंगेजमेंट पार्टनर के द्वारा दे आर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। मैंने अपने क्लाइंट को ऑडिट किया, ऑडिट में मेरा ये नतीजा निकला कि इनकी बुक्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही हैं। क्लाइंट ने बोला 10 लाख रुपए लो और रिपोर्ट इशू करो कि सब कुछ ठीक ठाक है। मैंने कहा ठीक है। नाउ अगर ऐसा काम हो रहा है मीन्स क्वालिटी कंट्रोल्स नहीं है इस ऑडिट फर्म में। क्यों? बिकॉज द रिपोर्ट गिवन इज नॉट एज पर द सर्कमस्टांसेस। सो मुझे ये इंश्योर करना है कि जो रिपोर्ट जारी है वो एज पर द सर्कमस्टांसेस हो। एंगेजमेंट टीम हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स एप्लीकेबल टू ऑडिट एंगेजमेंट। ये एंगेजमेंट टीम की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स को फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल एक एथिकल रिक्वायरमेंट है हम ऑडिटर से दैट वी शुड वर्क इंडिपेंडेंटली, हम इंडिपेंडेंटली काम करें। मैं एंगेजमेंट पार्टनर हूँ, मेरा कोई रिलेशन नहीं है मेरी क्लाइंट के साथ, सो आई एम इंडिपेंडेंट। मेरी टीम में 10 आर्टिकल्स हैं, उनमें से एक आर्टिकल ऐसा है जिसका रिलेशन है क्लाइंट के साथ, उसके पापा उस कंपनी में डायरेक्टर हैं, क्या वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगा? नो। सो आई हैव टू इंश्योर कि मेरी टीम में ये बंदा नहीं होना चाहिए, बाकी सब बंदे इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे। सो आई हैव टू इंश्योर द क्वालिटी कंट्रोल फॉर द एंगेजमेंट। एंगेजमेंट टीम शुड रिलाई ऑन फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। जो भी क्वालिटी कंट्रोल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो करना है। मुझे 7 तारीख तक अपनी रिपोर्ट देनी है, मेरे आर्टिकल्स कभी टाइम से ऑफिस में पहुंचते ही नहीं है, क्या मैं 7 तारीख तक रिपोर्ट दे सकती हूँ? मुझे इंश्योर करना है कि सारे लोग पंक्चुअल हों, टाइम से पहुंचे, तभी मैं 7 तारीख को अपनी रिपोर्ट इशू कर सकती हूँ, यानी कि देयर शुड बी अ क्वालिटी कंट्रोल। नाउ एंगेजमेंट पार्टनर से क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले रिक्वायरमेंट लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट। उसको लीड करना है अपनी टीम को, इस तरह से लीड करना है कि हर टीम मेंबर उसके अंडर काम करके खुश रहे। एनीथिंग एनी डाउट ही मस्ट क्लियर ऑन टाइम, सो ही हैज टू लीड द टीम।
he should take the leadership responsibilities for the quality on the engagement. Then observe relevant ethical requirements. जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया, I have to observe independence. If there is any threat to independence, तो मुझे appropriate steps उठाने हैं so as to avoid any threat to the independence of the engagement. अगर कोई आर्टिकल ऐसा है जो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता, then he should be kicked out of the engagement team. So observe threats to independence and take appropriate action. This is the responsibility of the engagement partner. And who is the engagement partner? Who is leading the team? Then is procedures for acceptance and continuance of client relationships and audit engagements. 10 आर्टिकल है मेरे पास, मेरी ऑडिट फर्म है, 2 CA हम हैं हमारी ऑडिट फर्म में, 10 आर्टिकल्स मेरे पास आज की डेट में 100 ऑडिट्स हैं. क्या मैं 100 ऑडिट कर सकती हूँ कंप्लीट? पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए. यानी अगर मैं कोई एंगेजमेंट ले रही हूँ, अगर मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एंगेजमेंट नहीं लेती हूँ, तो क्या मैं क्वालिटी डिलीवर कर सकती हूँ? नॉट पॉसिबल. सो आई हैव टू इंश्योर, एक्सेप्टेंस के टाइम पे ही ये इंश्योर किया जाए कि क्या मैं क्वालिटी डिलीवर कर पाऊंगी या नहीं. मेरे लिए पॉसिबल नहीं है 10 से ज़्यादा क्लाइंट्स को डील करना, तो मुझे 11वां क्लाइंट नहीं लेना चाहिए. सो एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ओनली आई शुड सी, एंड सेकेंडली कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स. ले तो लिया ऑडिट, हाँ जी हम कर लेंगे, काम ऐसा करते हैं कि कोई क्लाइंट का भी खुशी नहीं होता आपके काम से, देन अगेन यू आर नॉट परफॉर्मिंग द क्वालिटी. सो एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑल्सो, एंड आई शुड ऑल्सो कंटिन्यू, मुझे अपने क्लाइंट को रिटेन करके रखना है. आई हैव टू गिव क्वालिटी इन सच अ वे दैट माई क्लाइंट शुड बी हैप्पी विद माई सर्विसेज. देन ओनली आई कैन से कि हाँ जी मैं क्वालिटी डिलीवर कर रही हूँ. देन असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम. मेरी एंगेजमेंट टीम में 10 लोग हैं, मुझे उनके बीच में काम बांटना है. किस हिसाब से काम बांटा जाए? जो भी जिसके लिए अप्रोप्रिएट काम है, जो इजीली कर सकता है, मुझे उसको वही एलोकेट करना है. So I should allocate work as per the capability and competence of the persons. As per appropriate competence and capabilities, the work should be assigned as per the competence of the persons. मुझे हाई कोर्ट लेवल पे केस लड़ना है इनकम टैक्स का, एंड मैं भेजती हूँ एक फ्रेशर आर्टिकल को केस लड़ने के लिए. क्या वो लड़के आ जाएगा केस? नॉट पॉसिबल. तो मुझे जो काम असाइन करना है इस हिसाब से करना है. एटलीस्ट 10 साल एक्सपीरियंस वाला CA होता, उसको मैं भेजती, तो ही वॉज अ कम्पिटेंट पर्सन टू हैंडल इट. So work should be assigned as per the competence and capabilities of the persons. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाएगा. जिसको एक्सपीरियंस होगा वही क्वालिटी डिलीवर कर पाएगा, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है हाउ कैन ही डिलीवर द क्वालिटी. सो अगर मैं सही बंदे को सही काम देती हूँ तो ऑब्वियसली मैंने इंश्योर कर दिया कि मेरी ऑडिट में क्वालिटी लेवल्स मीट हो रहे हैं. देन एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, इसके बारे में यहाँ पढ़ते हैं. एंगेजमेंट मेरी प्रॉपरली परफॉर्म होती रहे, उसके लिए क्या करना है एंगेजमेंट पार्टनर को? ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन, मुझे डायरेक्ट करना है सबको. सुपरविजन, जहाँ जहाँ जिसको मेरी जरूरत है मुझे उसे गाइड करना है. एंड परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट, मैंने जो काम बोला था उस हिसाब से आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, यू आर आउट. सो आई हैव टू इंश्योर दैट वर्क इज बीइंग परफॉर्म्ड एज पर द सुपरविजन, एज पर द टारगेट्स. Review audit documentation to ensure that sufficient appropriate audit evidence has been obtained. बिना एविडेंस के कहीं मेरे आर्टिकल्स काम तो नहीं कर रहे. अगर ऐसा है तो he should be guided accordingly. मुझे रिव्यू करने हैं उनको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी CA फर्म्स में, MNCs में बाकायदा आपको डायरीज दी जाती हैं, पर्सनल डायरीज, जिसमें डेली बेसिस पे आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है. क्लाइंट की प्लेस पे जाके आपने क्या क्या काम किया है ड्यूरिंग द डे. सुबह 9 से 5 बजे तक आप ऑडिट करते हैं, एंड 5 से लेकर रात 9 बजे तक आप बैठ के अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं. एंड वीकली वीक एंड्स पे आपको CA फर्म, ऑडिट फर्म जाना पड़ता है, अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन दिखानी पड़ती है. व्हाट इज दिस? दिस इज अगेन अ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर टू इंश्योर कि सारे के सारे आर्टिकल्स अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड इंश्योरिंग द क्वालिटी कंट्रोल्स. देन ensure that appropriate consultation wherever required have been sought. जिसको जब जब कंसल्टेशन की जरूरत है उनको प्रॉपर कंसल्टेशन गाइडेंस दी गई है, मुझे ये भी इंश्योर करना है. Ensure that engagement quality control review has been appropriately performed by quality control reviewer where required. ICI इंश्योर करता है क्वालिटी किस तरह से? पीयर रिव्यू से. What is peer review?
इन डिटेल आप वैसे सीए फाइनल में पढ़ेंगे रिगार्डिंग पीयर रिव्यू. लेट मी गिव यू फील ऑफ व्हाट इज पीयर रिव्यू. दिस इज अगेन अ प्रोसीजर टू इंश्योर द क्वालिटी कंट्रोल्स. क्या होता है ये? पीयर का मतलब कंपेनियन. आईसीआई ने बोला कि जो भी सीए ऑडिट करता है एक दूसरा सीए उस सीए का ऑडिट करेगा. ये इंश्योर करेगा कि क्या ये पर्टिकुलर सीए एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अपना काम करता है या नहीं करता है. एंड इस पीयर रिव्यूअर यानी जो दूसरा सीए ऑडिट कर रहा है इस सीए का, ही इज कॉल्ड द पीयर रिव्यूअर. इसकी रिपोर्ट जाएगी आईसीआई के पास. सो दैट इज पीयर रिव्यू. अगर मेरी एंगेजमेंट में पीयर रिव्यू हो रहा है तो मुझे उस पीयर रिव्यूअर को हेल्प भी करना है, सो एज टू इंश्योर, बिकॉज वो भी क्वालिटी कंट्रोल ही इंश्योर कर रहा है मेरी टीम का. सो आई हैव टू असिस्ट दैट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, दैट पीयर रिव्यूअर, कि yes, my team is meeting the quality controls or not. So I have to ensure as an engagement partner that engagement quality control review has been appropriately performed by the QC reviewer where required. हर CA फर्म का peer review नहीं होता है. ICI हर साल कुछ CA फर्म सिलेक्ट करती है जिनका peer review किया जाता है दूसरी CA फर्म्स के द्वारा. एंड जो peer review करती हैं उनको हम बोलते हैं peer reviewer. एंड पीयर रिव्यूअर की रिपोर्ट जाती है आईसीआई के पास. सो सीए बनने के बाद भी हमारा छुटकारा नहीं है. आईसीआई कंटिन्यूसली आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं. देयर इज अ डिसिप्लिनरी कमेटी जिसमें हर चीज़ पे ध्यान दिया जाता है. हमें कंटिन्यूसली पढ़ना भी पड़ता है. दैट इज कॉल्ड CPER's रिक्वायरमेंट. सो आईसीआई इज इंश्योरिंग दैट वी आर अपडेटेड. हमें CPER's का डिटेल भेजना पड़ता है आईसीआई के पास, दैट ड्यूरिंग द ईयर हमने इतने घंटे लगाए हैं पढ़ाई लिखाई में. So this is again to ensure the quality that the CAs are delivering a quality. Then is और क्या काम करना है engagement partner को, लीडर को क्या काम करना है? That he should resolve differences of opinion arising among engagement team members. Obviously जहाँ 10 लोग काम कर रहे होंगे differences जरूर होंगे. एक जना ये बोलता होगा, दूसरा जना ये बोलता होगा. आपस में वो ना लड़ें, डायरेक्ट हमारे पास आएँ एंड हम यहाँ बैठ के आपके ओपिनियंस को रिजॉल्व करेंगे, डिफरेंसेस को रिजॉल्व करेंगे. So this is the responsibility of the engagement partner. अगर वो ये सब काम करता है तो he can easily ensure he quality controls applicable हो रहे हैं. Then is monitoring. स्कूल टाइम पे मॉनिटर्स बनाए जाते थे क्लासेस में. वो क्या करते थे? चेक लगाते थे कहीं कोई बच्चा बात तो नहीं कर रहा, शोर तो नहीं कर रहा, एंड सो ऑन. सिमिलरली एंगेजमेंट पार्टनर मॉनिटर भी है. उसे मॉनिटर करना है कि सबकी परफॉर्मेंस एज डिजायर्ड है या नहीं है. So check if quality control system are relevant, adequate and effective. कहीं कंट्रोल्स में चेंजेस की जरूरत तो नहीं है. सीए फर्म्स में कैसे इंश्योर किया जाता है कि सब लोग टाइम पे पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं. आपको भेजा यूपी में ऑडिट करने के लिए अपने क्लाइंट की प्लेस पर, या भेजा गोवा में ऑडिट करने के लिए. आप खुशी खुशी गए गोवा, जाएंगे बीचेस पे घूमेंगे, एंड आपका जो एंगेजमेंट पार्टनर था किस तरह से इंश्योर करेगा कि आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो. जैसे ऑफिस पहुंचो वहां की लैंडलाइन से मुझे फोन करना. नाउ दिस इज अ क्वालिटी कंट्रोल टू इंश्योर दैट यू आर ऑन टाइम एट योर प्लेस. कहां से कॉल करना है आपने? उस लैंडलाइन से, उसी एक्सटेंशन से जहां पर ऑडिटर बैठता है उस कैबिन में. नाउ मैंने इंश्योर कर दिया, जैसे ही आप पहुंचेंगे ऑफिस उसी टाइम आप मेरे पास कॉल करेंगे. अगर वो कॉल 9 बजे के बजाय 10 बजे आया, मैंने क्या इंश्योर किया कि आप ऑफिस में लेट पहुंचे हैं, एंड आई विल आस्क फॉर द रीजंस. सो दिस इज हाउ क्वालिटी कंट्रोल्स आर इम्प्लीमेंटेड इन द सीए फर्म्स. देन और क्या करना है? एंगेजमेंट पार्टनर को डॉक्यूमेंटेशन करनी है. जहाँ जहाँ हमें कोई दिक्कतें आई थी, हमने जो दिक्कतें आइडेंटिफाई करी थी, एंड हमने क्या क्या डिसीजंस रीच किए, किस तरह से हमने उन प्रॉब्लम्स को टैकल किया, ये सब डॉक्यूमेंटेशन करेगा एक एंगेजमेंट पार्टनर. सो दिस इज योर एसे 220. दैट इज हर ऑडिट पे एक क्वालिटी कंट्रोल लगा होना चाहिए, एंड क्वालिटी कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिट फर्म. And the engagement partner who is leading the team has to ensure that quality controls in an audit engagement have been met or not. बढ़ते आगे. Audit documentation SA 230 पढ़ चुके हैं आप? कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 3. ऑडिट वर्किंग पेपर्स, दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? इट डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑडिट. जैसे आप
मुझसे ऑडिट पढ़ रहे हैं, पर आप अपने नोट्स भी साथ साथ में बना रहे हैं। दैट इज़ इन योर हैंड राइटिंग, सो दैट इज़ योर डॉक्यूमेंटेशन। सिमिलरली जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो हम अपनी नोटिंग्स भी करते रहते हैं ऑन आवर नोट पैड्स, जो हमने क्वेरीज ऑब्जर्व करी एंड सो ऑन, क्या क्या एविडेंसेस हमने ऑब्टेन किए। एवरीथिंग विच एन ऑडिटर मेक्स इज कॉल्ड द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। पढ़ते हैं डेफिनेशंस। Audit documentation is the record of audit procedures performed, evidences obtained, conclusions reached. They are also called audit working papers. Audit file क्या होती है, in detail पढ़ चुके हैं हम। A storage media in physical or electronic form that contains records of audit documentation or working papers for a specific engagement. Audit file में सारे वो documents होते हैं जो हमने audit के time पे इकट्ठे किए होते हैं। हमने types of audit documentation भी पढ़ा था, permanent audit file and current audit file। परमानेंट ऑडिट फाइल में वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हर साल चेंज नहीं होते हैं, एंड करेंट ऑडिट फाइल में वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सिर्फ रीसेंट ऑडिट को बिलोंग करते हैं। सो ऑडिट फाइल इज फर्दर ऑफ टू काइंड्स, परमानेंट एंड करेंट। सो यू कैन रेफर टू योर क्वेश्चन नंबर विच इज इन द चैप्टर नंबर 3। यहाँ पर आप वो क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं चैप्टर 3 का, सो दैट ये ऐसे रिवाइज करते टाइम आप इजीली उसको रेफर कर सकें। पर्पस क्या होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, क्यों बनाई जाती है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? इट इज़ द बेसिस फॉर कंक्लूजन अबाउट एन ऑडिट एंड इट इज प्रूफ कि आपने एसएस के हिसाब से ऑडिट किया है या नहीं किया है। सो इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर कंक्लूजन अबाउट ऑडिट। इट इंश्योर कंप्लायंस विद एसए and applicable legal or regulatory requirements. It assists to plan, perform, supervise and review audit. It helps in future audits. अगर मेरे पास इस कंपनी का पिछला ऑडिट था तो करंट ऑडिट में मैं पिछले ऑडिट वर्किंग पेपर्स रेफर कर सकती हूँ एंड आई कैन अकॉर्डिंगली मेक अ प्लान. इट इनेबल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन एज पर पीयर रिव्यू और अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स. किसी को अगर ये चेक करना है कि क्या मैं क्वालिटी कंट्रोल्स फॉलो कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, वी कैन ईजिली चेक फ्रॉम माई वर्किंग पेपर्स. देन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? दैट इट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन टाइमली बेसिस. जो काम आज किया है वही काम आज डॉक्यूमेंट कर लीजिए, आज का काम कल पे मत छोड़िए. एंड पेपर पे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी हो सकता है, सॉफ्ट फॉर्मेट में लिख लो, सॉफ्ट कॉपी ले लो, पेन ड्राइव में सीडी में डाल लो या कोई और मीडिया. You can make the audit documentation in any media, any form. It should clearly specify क्या क्या होना चाहिए उसमें. Nature, timing and extent of audit procedures performed. क्या procedures आपने follow किए, क्या result आपने achieve किया, क्या evidences आपने obtain करे. Significant matters, कोई queries, कोई significant queries during the audit, वो सब आप उसमें note करते हैं working papers में. And conclusions reached. ऑडिटर शुड ऑल्सो रिकॉर्ड, और क्या रिकॉर्ड करेंगे? हु परफॉर्म्ड ऑडिट, किसने क्या काम किया, किस डेट पे काम कंप्लीट किया, रिव्यू किसने किया एंड किस डेट पे रिव्यू किया. आप जो आर्टिकल्स, एज आर्टिकल्स आप जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते हैं, प्रिंसिपल उस पर बाकायदा चेक करके साइन करता है, जैसे आपकी स्कूल की नोटबुक्स में हुआ करता था. एंड उनके नीचे सबसे पहले आपके साइन आते हैं टू इंश्योर कि ये काम इस पर्टिकुलर आर्टिकल ने किया था. एंड देन प्रिंसिपल उसको चेक करके साइन करता है कि मेरे हिसाब से डिजायर्ड डॉक्यूमेंटेशन बनी है या नहीं बनी है. सो ये सब डिटेल रहता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में. इट ऑल्सो इंक्लूड्स रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड बाय एंटिटीज पर्सनल. ना सिर्फ हमारे रिकॉर्ड्स, बट अगर हमने एंटिटी से भी कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है, अपने क्लाइंट से कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है, वो सब भी हमारी ऑडिट फाइल में लगती है. विच इंक्लूड्स मिनट्स ऑफ मीटिंग, किसी मिनट्स ऑफ मीटिंग की कॉपी मांग ली हमने या कोई लेटर लिखवा लिया मैनेजमेंट से. All these are part of our audit working papers. Departure from essay shall only be in exceptional circumstances. अगर आप ऐसे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ exceptional circumstances में ऐसा हो सकता है. And in that case you must disclose कि हमने particular ऐसे फॉलो नहीं किया है. It should include all matters arising after the date of audit report with additional audit procedures and conclusions. सब चीज़ें आप इसमें मेंशन करेंगे. ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले आपने जो जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं, जो जो ऑडिट एविडेंसेस आपने ऑब्टेन किए हैं, एवरीथिंग मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड इन द ऑडिट वर्किंग पेपर्स. ऑडिट कंप्लीट होने के बाद उन वर्किंग पेपर्स को फाड़ के फेंक नहीं दिया जाता, उनको हम कंपाइल करते हैं, असेंबल करते हैं और एक फाइनल ऑडिट फाइल बनाते हैं. ऑडिट रिपोर्ट की 60 दिनों के अंदर ये फाइल बन जानी चाहिए, यानी असेंबली शुड बी विद इन 60 days ऑफ डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट.
It should be done on timely basis, not more than 60 days after the date of audit report. अगर आपने कुछ ऑल्ट्रेशंस करी हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, इट शुड बी मार्क्ड एंड कितने टाइम तक संभाल के रखने पड़ेंगे, एटलीस्ट 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट यू मस्ट प्रिजर्व योर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. किसके होते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? आपके ऑडिट के नोट्स किसके हैं? मेरे हैं क्या? दे आर योर प्रॉपर्टी. सिमिलरली ऑडिट वर्किंग पेपर्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर. Audit documentation is the property of auditor unless otherwise provided in law, and auditor should maintain its confidentiality. An auditor may, at his discretion, make some of its portions or extracts available to the clients. So this is your essay number 230. Let us take a break for 10 minutes. We'll resume after 10 minutes. Thank you.
वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। एस्से 230 तक कर लिया था हमने कंप्लीट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू एस्से नंबर 240। थोड़ा सा ये एस्से हमने टच किया था आपके चैप्टर नंबर 1 में। क्या था एस्से 240? दैट वाज रिगार्डिंग फ्रॉड्स एंड एरर्स। सो द टाइटल इज The auditor's responsibility to consider fraud and error in an audit of financial statements। ये बताता है ये essay। क्या ऑब्जेक्टिव है इस essay का? It deals with the auditor's responsibilities relating to fraud in an audit of financial statements। fraud के रिलेशन में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? डेफिनेशन सबसे पहले बताता है ये फ्रॉड क्या होता है। आप जानते हैं फ्रॉड क्या होता है। इट इज़ एन इंटेंशनल एक्ट। कौन करता है? मैनेजमेंट भी कर सकती है, TCWG भी कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ भी कर सकते हैं, या किसी थर्ड पार्टी के साथ मिलकर भी फ्रॉड किया जा सकता है। क्यों किया जाता है? अपने फ़ायदे के लिए। कैसे किया जाता है? दूसरे को धोखा देके। सो ये 3 एलिमेंट्स हमने पढ़े थे फ्रॉड के। दैट इट इज़ इंटेंशनल, इट इज़ फॉर इलीगल एडवांटेज एंड इट इज़ बाय डिसेप्शन। सो दैट इज़ कॉल्ड फ्रॉड। देन फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? वो फैक्टर्स जो फ्रॉड होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। जिन फैक्टर के होने की वजह से फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं, दे आर कॉल्ड द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। कुछ एग्जांपल्स भी हमने पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 में। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हमने वहाँ पर इन डिटेल पढ़े थे। सो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आर इवेंट्स और कंडीशंस दैट इंडिकेट एन इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड और विच प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड। दे आर कॉल्ड द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने की? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी किसकी है? मैनेजमेंट की है, TCWG की है। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट कि इस तरह से कंट्रोल्स बनाए अपनी कंपनी के कि फ्रॉड्स हों ही ना कंपनी में। सो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड रेस्ट विद द TCWG एंड मैनेजमेंट। ऑडिटर क्या करेगा फिर? ऑडिटर सिंपली अपनी ऑडिट करेगा एज पर द एसेज, एंड जहाँ जहाँ उसे डाउट होगा, सस्पिशन होगा, इन डिटेल इन्वेस्टिगेट करेगा। सो ऑडिटर शुड कंडक्ट ऑडिट एज पर एसेज एंड obtain reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement। एरर या फ्रॉड, इन दोनों में से एक ऑडिटर के लिए क्या डिटेक्ट करना इजी होता है? ऑब्वियसली एरर। वाई? बिकॉज एरर आर अनइंटेंशनल, जानबूझ के नहीं किए जाते। फ्रॉड करने के बाद बंदा उसको छुपाने की पूरी कोशिश करता है। सो एरर आर इजी टू डिटेक्ट देन फ्रॉड। देन हमने पढ़ा था एम्प्लॉय फ्रॉड होता है जो एम्प्लॉयज़ करते हैं, मैनेजमेंट फ्रॉड होता है जो मैनेजमेंट करती है कंपनी की। एक ऑडिटर के लिए एम्प्लॉय फ्रॉड डिटेक्ट करना इजी है या मैनेजमेंट फ्रॉड? द आंसर वॉज इट इज़ ईजी टू डिटेक्ट एम्प्लॉय फ्रॉड एज कंपेयर टू मैनेजमेंट फ्रॉड। सो एम्प्लॉय फ्रॉड इज ईजी टू डिटेक्ट देन मैनेजमेंट फ्रॉड। देन ऑडिटर से क्या रिक्वायरमेंट है इन रिगार्ड टू फ्रॉड? सबसे पहला प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, क्वेश्चनिंग माइंड। देन ही शुड बी अवेयर, अलर्ट रहना चाहिए उसको, एंड जहाँ पर उसे डाउट हो, सस्पिशन हो, उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इन डिटेल। सो दैट इज द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। डिस्कशन अमंग द एंगेजमेंट टीम। जैसे ही किसी को कोई शक हो कि इस कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है, सब मेंबर्स आपस में बैठेंगे और डिस्कस करेंगे। एंगेजमेंट टीम डिस्कशन करेगी एंड देन अकॉर्डिंगली ऑडिट प्रोसीजर्स डिसाइड किए जाएंगे। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। रिस्क असेस करेंगे, इस कंपनी में फ्रॉड होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। मैनेजमेंट से डिस्कशंस करेंगे, मैनेजमेंट की इंक्वायरी करेंगे। सर पिछले साल ऐसा कुछ हुआ था या करंट ईयर में आपको कुछ डाउट्स हैं? कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर हम इन डिटेल ऑडिट करें एंड सो ऑन। सो वी शुड असेस द रिस्क ऑफ फ्रॉड। It includes inquiry of management and others within the entity, inquiries of TCWG, governing body की भी इंक्वायरी कर सकते हैं आप, evaluation of unusual or unexpected relationships identified by ARP, रेशियो एनालिसिस से भी हो सकता है आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर अकाउंट है जिसमें कुछ गड़बड़ चल रही है। देन इवैल्यूएशन ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। जब आप किसी एंटिटी में एंटर किए, एंटर करते ही आपने देखा यहाँ पर तो कोई इंटरनल कंट्रोल्स फॉलो ही नहीं करता। नाउ दिस इज अ सिग्निफिकेंट इंडिकेशन कि इस कंपनी में कभी भी कोई फ्रॉड हो सकता है। सो वी विल असेस द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। नाउ रिस्क ऑफ फ्रॉड, आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। ये एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि उसे असेस करना है कि पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने चांसेस हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के। obtain sufficient appropriate evidence about assessed risk, अगर आपने असेस किया रिस्क कि हाँ जी ये पर्टिकुलर अकाउंट है जिसमें गड़बड़ हो सकती है, तो sufficient evidences obtain करेंगे to ensure कि सही में गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है, and respond appropriately to identified or suspected fraud. Then उसके अलावा these all are the responsibilities of an auditor, जो ऑडिटर को करना है। ऑडिटर इज अनेबल टू कंटिन्यू एंगेजमेंट, इतनी बड़ी फ्रॉड चल रही है कंपनी में, इतनी बड़ी धोखाधड़ी चल रही है कंपनी में, ऑडिटर के लिए पॉसिबल ही नहीं है एंगेजमेंट को कंटिन्यू करें। ये सब प्रैक्टिकली फेस करेंगे आप जब ऑडिट करेंगे। इसीलिए आईसीआई ने पहले से ही आपको गाइडलाइंस दे रखी है कि प्रैक्टिकली आपके साथ अगर कभी ऐसा हो जाए तो आपने क्या करना है। एक असाइनमेंट मुझे मिला जहां मेरे लिए पॉसिबल नहीं था ऑडिट कर पाना, क्योंकि उस कंपनी में बहुत फ्रॉड चल रहे थे, मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी एम्प्लॉय सब की मिली भगत थी, कोई इंटरनल कंट्रोल्स फॉलो नहीं करता था एंड सो ऑन। अब मैं क्या करूं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ऑडिट एंगेजमेंट कंटिन्यू करना, आई शुड विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, बट ऑब्वियसली आफ्टर कंसिडरिंग माई ऑब्लिगेशंस मैनेजमेंट से डिस्कस किया जाएगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी को बताया जाएगा, एंड अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स रेगुलेटरी अथॉरिटी देन आई मस्ट रिपोर्ट टू देम ऑल्सो, देन ओनली आई कैन क्विट फ्रॉम द एंगेजमेंट। सो if auditor is unable to continue engagement due to a fraud or suspected fraud, he shall determine his professional and legal responsibilities and consider if it is appropriate to withdraw from engagement. If he withdraws, discuss the withdrawal and the reasons with management, TCWG or regulatory authorities. Then जब भी मैं ऑडिट करने जाऊंगी, हमने क्या पढ़ा सबसे पहले, इट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी ये इंश्योर करना कि कंपनी में कहीं कोई फ्रॉड ना हो। यानी कि एक काम क्यों नहीं कर लेते, सबसे पहले मैनेजमेंट से एक लेटर लिखवा लेते हैं कि सर आपने अपनी कंपनी में इस हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसीज, इस हिसाब से कंट्रोल्स डिवाइस किए हुए हैं कि कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं हो रही आपकी बुक्स में। मैनेजमेंट से रिटर्न में रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सो obtain written representations from management that it acknowledges its responsibility for design, implementation and maintenance of internal control to prevent and detect fraud. मैनेजमेंट खुद आपको लिख के देगी इस लेटर में कि हाँ जी हमें पता है जितने भी कंपनी में फ्रॉड्स होंगे हमें उनकी नॉलेज है। इट हैज़ डिस्क्लोज टू ऑडिटर द रिजल्ट्स ऑफ असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड इट्स नॉलेज ऑफ फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड। मेरी नॉलेज में, मैं मैनेजमेंट हूँ कंपनी की, मैं कंपनी की सीएफओ हूँ, मैंने आपको एज एन ऑडिटर एंगेज किया है। मेरी नॉलेज में कंपनी में ड्यूरिंग द जितने भी फ्रॉड्स हुए हैं यहाँ मुझे चांसेस लग रहे हैं कि ये पर्टिकुलर एरियाज हैं जहाँ पे फ्रॉड हो सकते हैं, मैंने वो सब आपको बता दिया है। ये मैं एक लेटर पे लिख के दूंगी। दिस रिप्रेजेंटेशन यू मस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मैंने अपनी कंपनी को बिल्कुल सही सुचारू रूप से डिज़ाइन किया हुआ है, कंपनी बिल्कुल सही चल रही है, कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं है। जो जो एरियाज हैं जहां मुझे डाउट है कि इन एरियाज में गड़बड़ हो सकती है, मैंने वो सब आपको बता दिए। सो फ्रॉड्स एंड सस्पेक्टेड फ्रॉड्स सब आपको बता दिए गए। ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस आप मुझसे ले लीजिए। देन कम्युनिकेट फ्रॉड आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड। आप मेरी कंपनी के ऑडिटर हैं, आपने कंपनी में कुछ फ्रॉड्स आइडेंटिफाई करे, अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी? सिंपली जाके उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख दो? नो, कंपनी को एटलीस्ट अवेयर तो करो, एटलीस्ट मैनेजमेंट को पता तो हो कि हमारी कंपनी में ऐसा कुछ हो रहा है। सो यू मस्ट कम्युनिकेट देम एंड दैट टू ऑन टाइमली बेसिस। वेट मत करो ऑडिट रिपोर्ट साइन करने तक का, तब पैसे निकलवाएंगे मैनेजमेंट से, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू मस्ट कम्युनिकेट द फ्रॉड्स आइडेंटिफाइड ऑन टाइमली बेसिस। सो कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट ऑन अ टाइमली बेसिस। टीसीडब्ल्यूजी, अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है फ्रॉड में, तो उनसे हायर लेवल कौन सा है? टीसीडब्ल्यूजी, उनको बता दो। टीसीडब्ल्यूजी भी इन्वॉल्व है फ्रॉड में, अब आपको लीगल ओपिनियन लेना पड़ेगा, किसको बताया जाए? सो टीसीडब्ल्यूजी को कब कम्युनिकेट करेंगे? फॉर ऑडिटर सस्पेक्ट्स फ्रॉड इन्वॉल्विंग मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशंस टू रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटीज इफ हिज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर हिम टू डू सो। देन इन रिगार्ड टू फ्रॉड आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या करनी है? डॉक्यूमेंटेशन शैल इंक्लूड सिग्निफिकेंट डिसीजंस रीच ड्यूरिंग डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट टीम। हमने आपस में बातचीत करी थी, उसके बेसिस पे कुछ डिसीजंस लिए थे। आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड रिस्क ऑफ फ्रॉड, हमने कुछ फ्रॉड्स आइडेंटिफाई करे थे। ओवरऑल रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क ऑफ फ्रॉड, जो हमने असेस किए रिस्क, हमने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया। रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स,
कम्युनिकेशंस अबाउट फ्रॉड टू मैनेजमेंट, ये लेटर था जो मैंने मैनेजमेंट को दिया था जिसमें ये सब कुछ लिखा था, उस लेटर की कॉपी आपके पास पड़ी होनी चाहिए। TCWG के साथ जो कम्युनिकेशन किया या अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ आपने जो भी कम्युनिकेशन किया इन रिगार्ड टू द फ्रॉड्स, यू मस्ट कीप अ कॉपी विद यू। सो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की इन रिगार्ड टू फ्रॉड? फ्रॉड प्रिवेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट की है, ऑडिटर की नहीं है। बट एक ऑडिटर को असेस जरूर करना चाहिए कि इस कंपनी में फ्रॉड होने के कितने चांसेस हैं, एंड देन अगर उसके लिए मुश्किल है कोई एंगेजमेंट कंटिन्यू करना बिकॉज ऑफ एनी फ्रॉड, देन ही कैन क्विट फ्रॉम द एंगेजमेंट आफ्टर फुलफिलिंग हिज ऑब्लिगेशंस। कम्युनिकेट करेंगे हम टाइमली बेसिस पे मैनेजमेंट को, जहां मैनेजमेंट इन्वॉल्व है TCWG को, एंड अगर इन रिक्वायर्ड है कि हमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी बताना है, देन वी मस्ट कम्युनिकेट ऑन अ टाइमली बेसिस टू द रिस्पेक्टिव पर्सन्स। So this was your essay 240 in regard to frauds and errors. Hopefully you are enjoying essays and याद कर लीजिएगा essays को, this will be very 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 useful for you. बढ़ते हैं आगे। essay 250 एक नया essay आपके लिए, अभी तक आपने नहीं पढ़ा कहीं पर, this is totally a new essay for you. essay 250 Consideration of laws and regulations in an audit of financial statements. This is your essay 250. क्या कहता है ये essay? It deals with auditor's responsibility to consider laws and regulations during audit of financial statement. हमारा स्टैंडर्ड बोलता है कि एक ऑडिटर को सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ही फॉलो नहीं करने हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस भी चेक करना है कि पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस बनाई गई है या नहीं बनाई गई है। अगर नहीं बनाई गई है यानी कि नॉन कंप्लायंस हो रही है लॉज एंड रेगुलेशंस के, तो नॉन कंप्लायंस का क्या मतलब है, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। नॉन कंप्लायंस, इट रेफर्स टू ऑल एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन बाय एंटिटी विच इज कॉन्ट्ररी, यानी एनीथिंग विच इज कॉन्ट्ररी टू प्रिवेलिंग लॉज और रेगुलेशंस, दैट इज कॉल्ड नॉन कंप्लायंस। इट डज नॉट इंक्लूड पर्सनल मिसकंडक्ट बाय TCWG मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट ने, एम्प्लॉयज ने पर्सनल मिसकंडक्ट किया है, दैट इज नॉट नॉन कंप्लायंस। रेड लाइट किस लिए होती है? ट्रैफिक लाइट होती है जिसमें रेड कलर की लाइट होती है, किस लिए होती है वो? दिस इज, बचपन में पढ़ा होगा आपने नर्सरी में, रेड लाइट व्हाट डू यू से? इट से स्टॉप। रेड लाइट बोलती है दैट यू शुड स्टॉप। अगर आप नहीं रुके देन दिस इज नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ, चलान हो जाएगा आपका। किसी के घर में एंटर करने से पहले आपने घंटी नहीं बजाई, इज इट अ नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ? नो, दिस वॉज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। ये पर्सनल मिसकंडक्ट किया आपने, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर्सनली आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। नाउ दिस इज पर्सनल मिसकंडक्ट, ये कवर नहीं किया जाता इस ऐसे में। व्हाट इज कवर्ड इन दिस ऐसे? नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं किया, आपकी कंपनी थी, आपने कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं किया। आपकी बैंकिंग कंपनी थी, आपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉलो नहीं किया। आपकी इंश्योरेंस कंपनी थी, आपने इंश्योरेंस एक्ट की नॉन कंप्लायंस की है, दैट इज द नॉन कंप्लायंस एंड नॉट any personal misconduct by the management or TCWG. So non-compliance is non-compliance of laws and regulations. Non-compliance in laws with law and regulation may result in fines. अगर आप ये non-compliance करते हैं तो उसकी वजह से फाइन्स भी हो सकते हैं, लिटिगेशन, कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और other consequences for entity that may have a material effect on financial statement. Now किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इंश्योर करना कि कंपनी कोई नॉन कंप्लायंस ना करे? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। अगर मेरी कंपनी है तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि एक सेपरेट लीगल डिपार्टमेंट बनाओ जो ये इंश्योर करता रहे कि कंपनी सारी लीगल कंप्लायंसेस कर रही है या नहीं। इट इज़ नो वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू इंश्योर दैट द कंपनी इज फॉलोइंग लॉज एंड रेगुलेशंस। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इन TCWG टू इंश्योर that entities operations are conducted as per the provisions of law and regulation. Then कितने तरह की legal requirements हो सकती हैं? Basically of two kind, type 1 and type 2 बोलेंगे हम इनको। पहली वाली कौन सी है? Those having direct effect on determination of material amounts and disclosures in financial statement. ऐसी compliance law की जिसकी help से आप books में figures determine करते हो। कोई एक ऐसी कंप्लायंस आप बता सकते हैं जिसकी हेल्प से हम फाइनेंशियल अमाउंट्स कैलकुलेट करते हैं? एग्जाम्पल इज टैक्स।
मेरी कंपनी को प्रॉफिट्स हो रहे हैं पर मैं टैक्स की प्रोविजन नहीं करती, ना व्हाट इज दिस, दिस इज अगेन अ नॉन कंप्लायंस। कौन से लॉ की नॉन कंप्लायंस हो रही है? इनकम टैक्स एक्ट की नॉन कंप्लायंस हो रही है। मेरी कंपनी एक्साइज ड्यूटी पे नहीं करती, दिस इज नॉन कंप्लायंस ऑफ एक्साइज एक्ट। हम वैट पे नहीं करते हैं, दिस इज नॉन कंप्लायंस ऑफ रिस्पेक्टिव एक्ट्स। सो ये नॉन कंप्लायंस कौन सी है? विच इज अफेक्टिंग द अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरी नॉन कंप्लायंस कौन सी होती है? Those not having direct effect on amounts and disclosures in financial statement but compliance with which may be fundamental to operating aspects of business. अमाउंट्स को अफेक्ट नहीं कर रही है बट फिर भी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल रिटर्न फाइलिंग। मैं रिटर्न फाइल नहीं करती टाइम से, ना पीएफ की रिटर्न फाइल करती हूँ, ना टीडीएस की फाइल करती हूँ, ना इनकम टैक्स की फाइल करती हूँ, कोई रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करती हूँ। क्या ये मेरी बुक्स को अफेक्ट करेगी? मेरी बुक्स में कोई अमाउंट्स नहीं अफेक्ट होती इससे, बट मेरी कंपनी को अफेक्ट करेगी। मेरे कंपनी के बिजनेस हैम्पर हो सकता है इसकी वजह से, अगर मैं रिटर्न फाइल नहीं कर रही हूँ। मान लीजिए मैंने गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस लिया हुआ, लाइसेंस के कुछ कंडीशंस हैं जो मुझे फुलफिल करने हैं, मैं वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही, तो क्या इससे मेरी बैलेंस शीट की कोई अमाउंट अफेक्ट हो रही है? नहीं, बट इसकी वजह से हो सकता है मेरी कंपनी बंद हो जाए कल को, मेरी कंपनी के ऑपरेशंस अफेक्ट होंगे। सो दिस इज अ नॉन कंप्लायंस विच इज नॉट अफेक्टिंग एनी अमाउंट और डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट it may have a serious impact on the business operations of the company. So this is type 2 legal requirement. Now auditor को क्या करना है? मुझे सबसे पहले ये चेक करना है क्या ये कंपनी लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है कि नहीं करती है। दो तरह के लॉज रेगुलेशंस, पहले वो जो अमाउंट्स को अफेक्ट करते हैं, दूसरे वो जो अमाउंट्स को अफेक्ट नहीं करते हैं बट बिजनेस ऑपरेशंस को अफेक्ट करते हैं। जो अमाउंट्स को अफेक्ट कर रहे हैं वो तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पकड़ के ही समझ सकती हूँ, आई कैन ईजिली आइडेंटिफाई। सो auditor shall obtain understanding of applicable legal and regulatory framework and its compliance by the entity. सबसे पहले समझो इस पर्टिकुलर एंटिटी पे कौन सा रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई करता है। देन obtain sufficient evidence for compliance with type 1 laws and regulations. जो भी टाइप 1 लॉ एंड रेगुलेशन है, यानी कि जो अमाउंट्स को डिस्क्लोजर्स को अफेक्ट कर रहे हैं, चेक करो क्या वो अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स एज पर दैट लीगल रिक्वायरमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन टाइप 2 वाले के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए बैलेंस शीट से आपको फिगर्स नहीं मिलेंगी, अब आपको मैनेजमेंट से डिस्कस करना पड़ेगा। परफॉर्म फॉलोइंग प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंस विद टाइप 2 लॉज एंड रेगुलेशंस। यू कैन इंक्वायर मैनेजमेंट, इंस्पेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस विद द रेलेवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। देन यू कैन आस्क फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड TCWG की हमें एक रिटन रिप्रेजेंटेशन दो कि आपने जितनी भी नॉन कंप्लायंसेज हैं वो सब हमें बता दी हैं। यू कैन आस्क फॉर अ रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। Then perform audit procedures for identified or suspected non-compliances. आपने कोई नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई करी है या आपको लग रहा है कि ये नॉन कंप्लायंस हो सकती है, उसके लिए आपने क्या करना है, फॉर आइडेंटिफाइड नॉन कंप्लायंस आपने देखा ये प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं बना रहे, नाउ दिस इज आइडेंटिफाइड नॉन कंप्लायंस। अब क्या करना आपने, obtain अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द एक्ट एंड सर्कमस्टांसेस इन विच इट हैज अकर्ड, यानी उनसे क्या पूछेंगे आप, क्यों ऐसा क्यों किया आपने। Evaluate its implication on other aspects of audit and its effect on financial statement. अब इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एंड और किसी अकाउंट्स को और किसी फिगर्स को तो ये इफेक्ट नहीं कर रहे। ऑब्वियसली दे विल अफेक्ट योर प्रॉफिट। अगर आपने प्रोविजन नहीं करी है टैक्स की, इसका मतलब आपके प्रॉफिट्स ज़्यादा आ रहे हैं बुक्स में। सो यू विल इवेल्युएट whether this particular non-compliance is affecting something else or not. Now, suspected non-compliance, कोई ऐसी नॉन कंप्लायंस जो आपको लग रही है कि ऐसा हो सकता है इसने ऐसा ना किया हो, बट अभी आपको श्योर नहीं है, क्या करेंगे, मैनेजमेंट से डिस्कस करिए, TCWG से डिस्कस करिए, समझ में नहीं आ रहा लीगल ओपिनियन लीजिए एंड इवेल्युएट इट्स इफेक्ट ऑन योर ओपिनियन। दिस ऑल इज प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली आपके साथ ऐसा होगा, बहुत बार होगा, तो आप इस एस्से को रेफर कर सकते हैं। जब भी आपको अपने क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन में कोई नॉन कंप्लायंस दिखती है लॉज की, रेगुलेशंस की, यू कैन रेफर दिस एस्से कि मुझे इससे किस तरह से डील करना है। देन रिपोर्टिंग ऑफ आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस। अब मैंने आइडेंटिफाई करी ये प्रोविजन नहीं करते टैक्स की, या फिर इन्होंने जो पर्टिकुलर लाइसेंस लिया था, ये होटल का बिजनेस रन करते हैं और उन्होंने अभी तक लाइसेंस नहीं लिया हुआ होटल चलाने के लिए, यानी दिस इज इलीगल बिजनेस। अब मैंने कोई आइडेंटिफाई करी या फिर आई एम सस्पेक्टिंग कि इनका लाइसेंस जो है इसकी डेट खत्म हो चुकी है, इन्होंने रिन्यू नहीं करवाया,
नाउ हाउ आई हैव टू डील विद इट, मुझे किस तरह से इसको रिपोर्ट करना है। सबसे पहले रिपोर्ट करेंगे TCWG को, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है कंपनी में, उसको जरूर बताएंगे कि हमने आपकी कंपनी में ये कमियां पाई हैं। ऑल आइडेंटिफाइड मटीरियल नॉन कंप्लायंसेस शुड बी रिपोर्टेड टू TCWG। इफ देयर इन्वॉल्वमेंट इन नॉन कंप्लायंस इज सस्पेक्टेड, कम्युनिकेट टू नेक्स्ट हायर लेवल और मे टेक अ लीगल ओपिनियन। TCWG भी इसमें इन्वॉल्व था, उसी की वजह से तो हमने फुलफिल नहीं करी। अब हम क्या करें, लीगल ओपिनियन लीजिए। अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या मेंशन करेंगे, इफ मटीरियल नॉन कंप्लायंस हैज नॉट बीन एडिक्वेटली रिफ्लेक्टेड, आई विल गिव अ क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। इफ ऑडिट एविडेंस इज नॉट अवेलेबल, मुझे एविडेंसेस ही नहीं मिल पा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, आई विल गिव अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म करेंगे अगर इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। बैंकिंग कंपनीज हैं, वो अपना प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉलो नहीं करती हैं, दैट इज नॉर्म्स फॉर इनकम रिकॉग्निशन। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स रिकॉग्नाइज करनी होती हैं बैंकिंग कंपनीज को, नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे, यानी दैट इज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। RBI रिक्वायर्स कि जब भी कोई बैंक नॉन कंप्लायंस कर रहा है, देन RBI मस्ट बी इन्फॉर्म्ड। नाउ इन दिस केस आई विल हैव टू इन्फॉर्म द RBI। So communicate to regulatory and enforcement authorities, determine responsibility to report non-compliance to parties outside the entity. So this was your essay 250, that is an auditor has to consider laws and regulations also. हमें ऑडिट में ना सिर्फ अपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करने हैं, ना सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चेक करने हैं, बल्कि जिस क्लाइंट का मैं ऑडिट करने जा रही हूँ उसके ऊपर कौन से लॉज रेगुलेशंस अप्लाई करते हैं, मुझे उन सबको भी चेक करना है वेदर लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉलो की जा रही हैं या नहीं। यानी कि मुझे लॉ भी पढ़ के जाना पड़ेगा, लॉ भी पढ़ो, टैक्स भी पढ़ो, अकाउंट्स भी पढ़ो, ऑडिट भी पढ़ो, सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा ऑडिट करने से पहले। नेक्स्ट एस्से, एस्से 260। क्या है ये एस्से, कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस। गवर्निंग बॉडी से कम्युनिकेट करना है। क्या बताता है ये ऐसे, इट एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड ऑन कम्युनिकेशन ऑफ ऑडिटर्स विद दोज हु आर इन चार्ज ऑफ गवर्नेंस ऑफ द ऑडिट एंटिटी। यानी कि डायरेक्टर्स कंपनी के, इनके साथ क्या मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डेफिनेशंस, सबसे पहले दोज चार्ज विद गवर्नेंस होते कौन है, पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ एंटिटी एंड ऑब्लिगेशन related to accountability of entity. These may be owner, manager, directors etc. यानी strategic direction क्या है entity की, हमारी entity किस direction में move करेगी, means decision making की power इनके पास होती है, they make the decision, they are TCWG। ये कंपनी के ओनर भी हो सकते हैं, मैनेजर भी हो सकते हैं, डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। मैनेजमेंट कौन होती है, जो एग्जीक्यूट करती है। द पीपल विद एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्ट ऑफ एंटिटीज ऑपरेशंस, दे मे बी सेम एज TCWG और दे मे बी जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक डायरेक्टर कंपनी का CFO भी हो सकता है, एंड डायरेक्टर एंड CFO सेपरेट पर्सन्स भी हो सकते हैं। सो दे मे बी सेम ऑल्सो, दे मे बी डिफरेंट ऑल्सो। एक स्कूल में प्रिंसिपल भी हो सकता है, एंड प्रिंसिपल के ऊपर चेयरमैन भी हो सकता है। सो इफ देयर इज अ चेयरमैन, ही इज TCWG एंड प्रिंसिपल इज द मैनेजमेंट, and they can be same also. Now objective क्या है, मुझे क्यों कम्युनिकेट करना है इन लोगों के साथ। कम्युनिकेट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ऑडिट, उन्हें एक्चुअली पता होना चाहिए हमारी कंपनी में एक ऑडिटर आया है, क्या काम करने वाला है। गिव ओवरव्यू ऑफ प्लान स्कोप ऑफ ऑडिट, सर हम आपकी कंपनी में ये काम करने आए हैं। ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट टू ऑडिट, सर आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी है जो मेरे काम की हो, एनीथिंग विच मे बी यूजफुल फॉर मी। प्रोवाइड सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस अराइजिंग फ्रॉम ऑडिट, सर ये चीज़ें हैं जो हमने ऑब्जर्व करी थी आपकी कंपनी में, हमने सोचा आपको बता देते हैं एक बार। प्रमोट इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर, व्हाट इज टू वे कम्युनिकेशन, हमारे और आपके बीच में, आई एम सिटिंग हेयर एंड यू आर सिटिंग देयर, हमारे बीच में अभी टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। टू वे कम्युनिकेशन कब होगा, जब हम दोनों एक दूसरे से बातचीत कर सकेंगे। सो एज एन ऑडिटर मुझे ये इंश्योर करना है कि जो रिलेशन अभी एट प्रेजेंट आपके और मेरे बीच में है, ये रिलेशन मेरे और कंपनी के गवर्निंग बॉडी के बीच में ना हो, टू वे कम्युनिकेशन हो। मैं जो बोल रही हूँ वो सुन रहे हैं, एंड उनकी जो क्वेरी है मैं उनको आंसर कर रही हूँ। सो आई हैव टू इंश्योर दैट देयर इज अ टू वे कम्युनिकेशन
व्हेन आई एम गोइंग फॉर एन ऑडिट। कंपनी के डायरेक्टर से जरूर मिलके आइएगा, उनको पता होना चाहिए ये एक पर्सन है जो हमारी कंपनी में ऑडिट कर रहा है। एंड जब भी आप सीएफओ के ऑफिस के आगे खड़े हो एंड सामने से डायरेक्टर निकले तो डायरेक्टर साहब को जरूर हेलो करिएगा। इट गिव्स अ पॉजिटिव इंप्रेशन ओवर द सीएफओ। जब सीएफओ को पता लगता है कि कंपनी के डायरेक्टर तक किसकी जान पहचान है तो आपके साथ बिल्कुल सही से डील करते हैं वो लोग। सो यू मस्ट कम्युनिकेट विद द TCWG एंड इंश्योर करिए, आप उनसे पूछ लीजिए सर मैं आपसे किस टाइम कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ एंड सो ऑन। रेलेवेंट पर्सन्स, ऑब्वियसली आपको ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि ये TCWG हैं, कंपनी के 10 डायरेक्टर हैं, इनमें से कौन सा रेलेवेंट पर्सन है जिससे बात की जा सकती है। सो डिटरमाइन एप्रोप्रिएट पर्सन इन एंटिटीज गवर्नेंस स्ट्रक्चर विद whom to communicate. There may also be a subgroup of those charged with governance like audit committee. Audit committee क्या होती है? मैनेजमेंट से ऊपर होती है audit committee. So that is also a subgroup of TCWG. When governing body is same and management, remember this thing. Governing body and managing body दोनों सेम है। तो एक डायरेक्टर है जो कंपनी का डायरेक्टर भी है एंड कंपनी का CFO भी है। एज ए डायरेक्टर उसका डिफरेंट ऑफिस है एंड एज ए CFO उसका डिफरेंट ऑफिस है। जब वो एज ए CFO अपने ऑफिस में बैठा था आपने उसके से कुछ कम्युनिकेशन करी थी, अब वो जब अपने डायरेक्टर के ऑफिस में गया है तो आपको दोबारा उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करनी है वो चीज। वाई? बिकॉज ही इज द सेम पर्सन। सो व्हेन गवर्निंग बॉडी इज सेम एज मैनेजिंग बॉडी, मैटर्स कम्युनिकेटेड टू मैनेजमेंट नीड नॉट बी कम्युनिकेटेड अगेन विद देम इन देयर गवर्नेंस रोल। बार बार कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है इफ दे आर द सेम पर्सन। इफ दे आर डिफरेंट पर्सन तो मैनेजमेंट से जो कम्युनिकेट कर रहे हो वो चीज आपको गवर्निंग बॉडी से भी कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। क्या क्या बातें आपने बतानी है उसको ऑलमोस्ट सेम एज द ऑब्जेक्टिव्स, कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपका स्कोप क्या है, कुछ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग एंड उनको बताइए कि हम इंडिपेंडेंट ऑडिटर हैं, हम आपकी कंपनी में किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है। उसके अलावा क्या रिक्वायरमेंट है? वी शुड कम्युनिकेट द फॉर्म, टाइमिंग एंड जनरल कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन। सर हम आपसे किस तरह से बात कर सकते हैं? क्या आपको मेल करें, मेल का रिप्लाई आप कर देंगे? उन्होंने बोला नहीं जी हमें तो इंटरनेट खोलना ही नहीं आता। तो फिर आप उससे मेल से कैसे बातचीत कर सकते हैं? सर आपकी PA कौन है उससे बात कर लें। उन्होंने बोला नहीं जी हमारे तो कोई PA ही नहीं है। सर फिर आपसे किस तरह से कम्युनिकेट करें? उन्होंने बोला शाम को 6 बजे के बाद आप आ सकते हैं, तब मैं फ्री होता हूँ, दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सो एक बार कम्युनिकेट करिए उनसे किस तरह से हमारी कम्युनिकेशन हो सकती है। देन रिमेंबर दिस थिंग दैट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग शुड बी इन राइटिंग। बड़े लोगों के साथ जो भी बातचीत आप करते हैं इन राइटिंग होनी चाहिए। CA बनने के बाद जब आप अपॉइंट होंगे जॉब में, याद रखिएगा आपको जब भी CFO अपनी ऑफिस में बुलाता है आपके पास हाथ में एक नोटपैड और पेन जरूर होना चाहिए। डिस्कशंस के टाइम पे जो सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं आप साथ में नोट करते रहिएगा। ऐसा क्यों? मान लीजिए मीटिंग के बाद आपको कोई चीज़ भूल गई, आपने लिखी नहीं हुई थी, आपकी इतनी हिम्मत नहीं होती दोबारा जाके CFO से पूछें सर आपने क्या बोला था। एंड हो सकता है दैट कुड हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू वुड हैव मिस्ड। सो इट इज़ बेटर दैट एनी डिस्कशन विद द सीनियर पर्सन शुड बी इन राइटिंग। सो अच्छा होगा अगर आप मेल के थ्रू बातचीत करें उनसे। अगर आप मेल करेंगे उसका रिप्लाई वो करते हैं तो दैट विल ऑटोमेटिकली बी इन राइटिंग। सो यू हैव अ प्रूफ दैट आपने ऐसा ही कहा था, बिकॉज सीनियर मैनेजमेंट बड़ी जल्दी मुकर जाती है अपनी बातों से। दे आर द पर्सन्स हु आर द पॉलिटिशियंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, सो प्लीज बी अवेयर ऑफ देम। कम्युनिकेट ऑन टाइमली बेसिस, रिमेंबर इट। जो भी आपको वीकनेसेस मिली हैं या कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है टाइमली बेसिस पर उन लोगों को बताइए। इवेल्युएट एडिक्वेसी ऑफ द टू वे कम्युनिकेशन। आपने उनसे कुछ क्वेरी पूछी, उसका रिप्लाई अभी तक नहीं आया है, नाउ दिस इज नॉट अ गुड कम्युनिकेशन। यू हैव टू इंश्योर कि उसका रिप्लाई टाइम पे आता रहे। कैसे इंश्योर करेंगे? यू मस्ट सेंड अ रिमाइंडर। सिंपली ये सोचना कि मैंने उनसे पूछा था उन्होंने जवाब नहीं दिया, इट इज नॉट इनफ। यू हैव टू टेक एक्शन सो एज टू रिसीव द अप्रोप्रिएट आंसर। कम्युनिकेशन मेक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कम्युनिकेशन। हमेशा डॉक्यूमेंट करिए कम्युनिकेशन को। आपने मेलबाजी करी थी, रिप्लाई आए थे उनके, उस मेलबाजी के एक प्रिंट आउट निकाल के रखो। फ्यूचर में आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि हमने ये ईमेल कम्युनिकेशन किया था एंड दिस इज द एविडेंस। कम्युनिकेशन बाय मैनेजमेंट टू गवर्निंग बॉडी विच ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट डज नॉट रिलीव ऑडिटर ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन थिंग टू रिमेंबर, आपने CFO को कुछ बताया, CFO ने कहा मैं बता दूंगा डायरेक्टर को, आपने कहा ठीक है काम खत्म। नो, आपने अगर CFO को कुछ बताया है एंड आपकी जिम्मेदारी बनती थी डायरेक्टर को बताना, देन यू मस्ट कम्युनिकेट टू द डायरेक्टर, ना कि आप उसको बोलेंगे कि आप कम्युनिकेट करें। इट डज नॉट रिलीव्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
it was your ultimate responsibility to communicate the thing to the director. So you must communicate it instead of management communicating it to the governing body. Consider legal requirements with regard to communication of certain matters. If anything is legally required to be communicated to the directors, then you must communicate it. Why? Because it is a legal requirement to communicate. So this completes your SS 260, that is the communication with TCWG. एक ऑडिटर को TCWG से भी अच्छे से बना के रखना चाहिए, and they must communicate. There should be a two-way communication between auditor and the TCWG. बढ़ते हैं आगे. SA 265, that is communicating deficiencies in internal control to TCWG. कंपनी का इंटरनल कंट्रोल मैंने एज ए ऑडिटर रिव्यू किया था एंड मैंने उसमें कुछ कमियां पाई. कैसी कमियां? विच आर सिग्निफिकेंट, बहुत मेजर कमी पाई गई. अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कंपनी के गवर्निंग बॉडी को तो जरूर बताऊं इसके बारे में, मैनेजमेंट को ही नहीं, गवर्निंग बॉडी को भी बताना चाहिए. तो ये ऐसे इस बारे में बोलता है. It specifies which identified deficiencies in internal control the auditor is required to communicate to TCWG and management. Now definitions क्या हैं? सबसे पहले deficiency in internal control, इसका मतलब क्या है? Deficiency का मतलब it exists when a control is unable to prevent or detect and correct misstatements in financial statement on a timely basis or such a necessary control is missing. या तो inadequate control है या फिर कंट्रोल है ही नहीं. दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने के लिए गई, मैंने कहा एक बार सैलरी ऑडिट करते हैं. सैलरी का ऑडिट करने से सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? ये चेक करना इनके यहाँ पर अटेंडेंस कैसे लगती है. इनके यहाँ पर अटेंडेंस लगती नहीं है. दैट इज अ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल. व्हाई? बिकॉज द कंट्रोल इज मिसिंग. अटेंडेंस लगती है, कैसे लगती है? एक रजिस्टर रखा हुआ है, जो मर्जी आता है साइन कर देता है, जो मर्जी आता है साइन नहीं करता, अटेंडेंस सबकी लगती रहती है. Now this is again control तो है but it is inadequate. So these are the deficiencies in internal control system. Now मैंने इनके सिस्टम में बहुत सारी डेफिशिएंसी पकड़ी, इनमें से मुझे आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी कौन सी सिग्निफिकेंट है, विच आर इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसीज. दैट इज सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल दैट in auditor's judgment is of sufficient importance to merit the attention of TCWG, जो मुझे जरूर बतानी चाहिए मैनेजमेंट को. That is significant deficiency. कैशियर कभी ताला नहीं लगाता लॉकर पे. Now this is significant deficiency in internal control. Now requirement क्या है ऑडिटर से? Auditor shall determine significant deficiencies, क्योंकि हमें significant चीजें ही बतानी होती हैं TCWG को और मैनेजमेंट को. Such significant deficiencies in internal control shall be timely communicated in writing to TCWG and management at an appropriate level of responsibility. अभी आपको डिसाइड करना है किसको कम्युनिकेट करना है, किस टाइम पे कम्युनिकेट करना है एंड कितना कम्युनिकेट करना है. दिस थिंग यू हैव टू डिसाइड. Significant deficiencies may be first communicated orally to management and when appropriate to TCWG to assist them in taking timely remedial action to minimize risk of material misstatement. ऑडिट करते टाइम हमेशा हमारा ऑब्जेक्टिव यही नहीं होना चाहिए कि मुझे क्लाइंट को परेशान ही करना है. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे क्लाइंट को उसकी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट में हेल्प करनी है, सजेशंस देने हैं. अगर मेरे सजेशंस इंप्लीमेंट कर लेता है तो उसी का फ़ायदा है. नाउ मैंने कुछ डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई करी. सबसे पहला काम मुझे मैनेजमेंट को बताना चाहिए ताकि वो कुछ स्टेप्स उठा सके, रेमेडियल एक्शंस ले सके. अगर फिर भी रेमेडियल एक्शन वो नहीं लेती है देन आई मस्ट कम्युनिकेट टू TCWG. डायरेक्टली डायरेक्टर्स के पास मत पहुंच जाइए कि सर आपकी कंपनी में ये सब हो रहा है. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरली कम्युनिकेट विद द CFO एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द डायरेक्टर्स. द लेवल ऑफ डिटेल एट विच टू कम्युनिकेट, कितना डिटेल आप दें उसको, दिस डिपेंड्स अपॉन योर जजमेंट. In explaining the potential effect of significant deficiencies, the auditor need not quantify those effects. जरूरी नहीं है कि आपको अमाउंट बतानी है कि सर ऐसा आप नहीं कर रहे, इसकी वजह से इतने रुपए का नुकसान हो रहा है. You can simply tell कि सर आपको इंटरनल कंट्रोल्स में ये कमियां हैं. The significant deficiencies may be grouped together for reporting purposes where it is appropriate to do so. अगर आप ग्रुप कर सकते हैं तो और ईजी है. सर इतनी गलतियां मैंने निकाली हैं, इसमें से इतनी गलतियां HR डिपार्टमेंट की हैं, इतनी गलतियां परचेज डिपार्टमेंट की हैं, इतनी गलतियां सेल्स डिपार्टमेंट की हैं.
उनके लिए भी मैनेज करना ईजी हो जाएगा। द ऑडिटर मे ऑल्सो इंक्लूड इन द रिटन कम्युनिकेशन सजेशंस फॉर रेमेडियल एक्शन। आप सजेशंस भी दे सकते हैं मैनेजमेंट को, सर मेरे हिसाब से आपका जो अटेंडेंस सिस्टम है इसकी बजाय ऐसा कर लीजिए तो आपके लिए बेटर हो जाएगा। इट विल बी अ गुड सजेशन, सो यू कैन ऑब्वियसली गिव अ सजेशन टू द मैनेजमेंट। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस SA 265। अगर आपके पास कोई सजेशन है यू मस्ट गिव इट। कोई मैनेजमेंट आपको ये नहीं बोल सकती कि यू शुड नॉट गिव एनी सजेशन, बिकॉज दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस SA। The fact that auditor communicated a significant deficiency in a previous audit does not eliminate the need to repeat the communication if remedial action has not been taken। पिछले साल भी मैंने जब आपको ऑडिट किया था ना, ये गलती पकड़ी थी मैंने, अभी तक ठीक नहीं हुई वो गलती। पिछले साल बता तो दी थी, इस साल बताने की क्या जरूरत है? नो। अगर पिछले साल आपने कम्युनिकेट किया था, अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, देन यू मस्ट कम्युनिकेट इट अगेन। ये कहना कि पिछले साल भी तो बताया था, इट इज नॉट इनफ। आपको दोबारा कम्युनिकेट करना पड़ेगा अगर अभी तक उसके ऊपर कोई रेमेडियल एक्शन नहीं लिया गया। लॉ और रेगुलेशन में रिक्वायर ऑडिटर और मैनेजमेंट टू फर्निश अ कॉपी ऑफ ऑडिटर्स रिटन कम्युनिकेशन ऑन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज टू एप्रोप्रिएट रेगुलेटरी अथॉरिटीज। यानी कि अब मेरे लिए ये लीगल रिक्वायरमेंट भी हो जाती है कई केसेस में कि अगर आपको इंटरनल कंट्रोल्स में कोई कमी मिली है तो आपको कम्युनिकेट करनी है। इफ यू रिमेंबर कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, कारों में हमने एक प्रोविजन पढ़ी थी जिसमें हमें इवैल्यूएट करना होता था एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। यानी अब तो ये लीगल रिक्वायरमेंट हो गई कि आपको इंटरनल कंट्रोल रिव्यू करना ही है, एंड अगर आपके हिसाब से इंटरनल कंट्रोल एडिक्वेट नहीं है तो आपको रिपोर्ट करना ही है। सो दिस इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ नाउ इन केस ऑफ कंपनीज एक्ट। सो आपको लॉज एंड रेगुलेशंस भी चेक करने पड़ेंगे। अगर लीगली रिक्वायर्ड है आपके लिए कम्युनिकेट करना, देन यू मस्ट कम्युनिकेट इट। नाउ एग्जाम्पल्स हैं क्या क्या कमियां हो सकती हैं इंटरनल कंट्रोल में। लैक ऑफ ओवरव्यू बाय TCWG ओवर ट्रांजैक्शंस इन विच मैनेजमेंट इज फाइनेंशियली इंटरेस्टेड। डायरेक्टर्स ने CFO को बोला था सेल्स का 25% आपकी कमीशन है, बट डायरेक्टर्स कभी भी चेक नहीं करते कि 25% सही से कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नाउ दिस इज अ सिग्निफिकेंट इंडिकेशन दैट देयर इज सम कमी इन द इंटरनल कंट्रोल। मैनेजमेंट फ्रॉड नॉट प्रिवेंटेड बाय एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। कोई फ्रॉड पकड़ा आपने जो मैनेजमेंट ने किया था एंड इंटरनल कंट्रोल वो फ्रॉड नहीं दूर कर पाए थे, देन दिस इज अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। नो रेमेडियल एक्शन टेकन बाय मैनेजमेंट ऑन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज प्रीवियसली कम्युनिकेटेड। पिछले साल भी हमने बताया था इनको कि सर आपके यहाँ पे अटेंडेंस सिस्टम सही नहीं है, आज तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। नाउ दिस इज अ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। इनएबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू ओवरसी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। CFO कोई इंटरेस्ट नहीं लेते कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, कभी रिव्यू नहीं करते, आंख बंद करके साइन कर देते हैं। नाउ दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सो बहुत एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, जितने मर्जी एग्जाम्पल्स आप इसमें लिख सकते हैं। सो दिस वॉज योर SA 265 विच रिक्वायर्स that deficiencies in the internal control system must be communicated to the TCWG and management। बढ़ते हैं आगे। SA 299 वेरी इजी essay, पढ़ चुके हैं आप ये पहले भी। कहाँ पर पढ़ा आपने? चैप्टर 7 कंपनी ऑडिट में पढ़ा था। जॉइंट ऑडिटर्स क्या होते हैं? दो या दो से ज़्यादा CA फर्म्स जब इकट्ठे मिलके कोई ऑडिट करती हैं, दैट इज कॉल्ड द जॉइंट ऑडिट। इन डिटेल आप रेफर करना अपने चैप्टर 7 के नोट्स को, वहाँ पर मैंने बहुत कुछ लिखवाया होगा आपको। यहाँ पर हम सिर्फ उसकी रिवीजन कर रहे हैं। नाउ क्या करना होता है जॉइंट ऑडिटर्स को? आपस में काम बांटना होता है एंड रिपोर्ट उनकी सिर्फ एक ही जाती है। हमने तब भी पढ़ा था कुछ काम हैं जिनके लिए जॉइंट ऑडिटर्स इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हैं, कुछ काम हैं जिनके लिए वो सब मिलकर रिस्पॉन्सिबल हैं। नाउ फटाफट से पढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क। ऑडिट वर्क शुड बी डिवाइडेड बाय म्यूचुअल डिस्कशंस। आपसी बातचीत से हम काम बांटेंगे। डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी एडिक्वेटली डॉक्यूमेंटेड एंड ऑल्सो कम्युनिकेटेड टू क्लाइंट। क्लाइंट को भी बता दो ये वाली फर्म ये काम करने वाली है, एंड कहीं डॉक्यूमेंट करके रखो कि हमने आपस में जो काम बांटा है उसके हिसाब से इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि कल को कोई मुकर ना रहे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। दैट इज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क। If during audit auditor comes across matters which he feel are relevant for other auditors, then he should communicate the same with other auditor in writing। यानी there should be a coordination between all the joint auditors। 4 CA फर्म्स हायर की गई हैं ऑडिट के लिए। एक CA फर्म को कोई ऐसी चीज मिली जो उसे लगता है बाकियों के लिए यूजफुल हो सकती है,
then he must communicate it with the other CA firms. Then कैसी रिलेशनशिप होनी चाहिए जॉइंट ऑडिटर्स के बीच में? लड़ते रहना चाहिए दोनों को आपस में? नो, देयर शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, वर्क डिवाइड किया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपने अपने काम की। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्क, वो काम जिसके लिए आप इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिविजुअल यू आर रिस्पॉन्सिबल। कौन से काम है? डिटरमाइनिंग नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इन रिलेशन टू एरिया ऑफ वर्क एलोकेटेड टू हिम। 4 CA फर्म्स हैं, असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर, इस बेसिस पे हमने चारों में काम डिवाइड कर दिया था। नाउ इनकम का ऑडिट करने के लिए जिस फर्म को ये काम एलोकेट किया गया है, किस तरह से ऑडिट किया जाएगा इनकम का, ये डिसाइड करने की जिम्मेदारी उसी CA फर्म की है। देन reviewing audit reports, returns of divisions or branches allocated to him and ensuring that they are properly incorporated in accounts of entity। हमने ब्रांच वाइज काम बांट लिया था, इसकी 4 ब्रांचेज हैं, एक आप, 2, 3, 4, इस तरह से ब्रांचेज हमने बांट दी। अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इंडिविजुअल। मेरी जो ब्रांच मुझे दी गई है, मुझे इंश्योर करना है कि इसकी रिपोर्ट एज पर द सर्कमस्टांसेस बनाई गई है या नहीं, एंड इसकी रिपोर्ट कंपनी के अकाउंट्स में प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट हो रही है या नहीं। दिस इज माई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? किन कामों के लिए हम सब रिस्पॉन्सिबल रहेंगे? ऑडिट वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड, जो हमने आपस में बांटा नहीं था। डिसीजंस टेकन बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर्स, हमने जो सबने मिलकर डिसीजंस लिए थे। मैटर्स ऑन विच देयर इज कॉमन एग्रीमेंट, ऐसी बातें जिनके लिए हम सब में सहमति थी। कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, सबको चेक करनी पड़ेंगी, हम आपस में बांट नहीं सकते हैं कि AS 1 से लेकर 10 तक आप चेक करो, 11 से लेकर 20 तक आप चेक करो। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट सभी को चेक करनी है। एंड ऑब्टेनिंग एंड इवैल्यूएटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट, इन कामों के लिए हम सब इकट्ठे मिलकर रिस्पॉन्सिबल हैं। नाउ each joint auditor is entitled to assume that the other auditor has carried the audit as per generally accepted audit procedures and it is not necessary to review the work of other auditor। दूसरों पे शक नहीं करते रहना, हमें assume करके चलना है कि उसने अपना काम पूरा ईमानदारी से किया। हाँ, अगर मुझे कहीं शक है कि उसने ये काम सही नहीं किया है, देन आई मस्ट गिव अ सजेशन कि आपने जो ये 4 प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं, प्लीज़ 2 प्रोसीजर्स और परफॉर्म कर लीजिए। बट अदरवाइज आई विल हैव टू एज्यूम कि दूसरे ऑडिटर ने अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से किया। अब रिपोर्टिंग, जॉइंट ऑडिटर शुड गिव एन एग्रीड ऑडिट रिपोर्ट, सबको मिलजुल के एक ही रिपोर्ट देनी है जिसमें सबकी सहमति हो, ऐसी रिपोर्ट देनी चाहिए। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, पूरे चांसेस हैं कि हम सब एग्री नहीं करते, तो क्या करेंगे? ईच जॉइंट ऑडिटर में एक्सप्रेस हिज ओपिनियन थ्रू सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट, हम अलग अलग रिपोर्ट्स देंगे। क्यों? बिकॉज द जॉइंट ऑडिटर इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ मेजोरिटी ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स। सब ने हाथ खड़े किए हैं, एक ने हाथ खड़ा नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे भी जबरदस्ती हाथ खड़ा करना पड़ेगा। नो, ही इज नॉट बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ मेजोरिटी ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स। ही कैन गिव हिज सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इफ देयर इज एनी डिसएग्रीमेंट बिटवीन द जॉइंट ऑडिटर्स। So this was your essay 299. बढ़ते हैं आगे, essay 300। प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगेन ये ऐसे आप पढ़ चुके हैं, कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 3, ऑडिट प्लानिंग। जब हम ऑडिट शुरू करते हैं, ऑडिट शुरू करने से पहले का काम है ये ऑडिट प्लानिंग। सबसे पहले ऑडिट प्लानिंग होती है, फिर ऑडिट होती है, फिर ऑडिट रिपोर्ट होती है। ऑडिट प्लान हमने पढ़ा था, 2 चीज़ें होती हैं, वन इज़ ओवरऑल प्लान, अनदर इज़ ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्लानिंग के बहुत फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे होते हैं ऑडिट प्लानिंग के? आप पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज एंड अकॉर्डिंगली टाइम डिवोट करते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज को, आपके रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाते हैं। देन फ्यूचर में अगर आपको दोबारा कोई ऑडिट मिल जाती है तो यही ऑडिट प्लान हेल्प करेगा आपको फ्यूचर ऑडिट्स में। सो ऑडिट प्लानिंग के बहुत सारे फायदे हैं। लेट अस गो थ्रू। इन्वॉल्वमेंट इन प्लानिंग, किस किस को मिल के प्लानिंग करनी चाहिए? द एंगेजमेंट पार्टनर एंड की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स शैल बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग ऑडिट इंक्लूडिंग डिस्कशंस अमंग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। पूरी टीम मिलकर बैठती है ऑडिट प्लान बनाने के लिए। सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर अकेला ऑडिट प्लान नहीं बनाता, सबके साथ मिलकर बनाया जाता है। 10 आर्टिकल्स हैं, मुझे 10 आर्टिकल्स की हेल्प चाहिए अपना ऑडिट कंप्लीट करने में। 7 तारीख तक मुझे ऑडिट करना है कंप्लीट। उनमें से एक आर्टिकल है जिसकी बहन की शादी है 1 अप्रैल को। अब क्या मैं उसे लेके जा सकती हूँ ऑडिट पे? नॉट पॉसिबल। तो डिस्कशन करिए, अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल टू कंप्लीट ऑडिट ऑन टाइम। सो उस मेंबर को एक्सक्लूड करो एंड बाकी किसी और मेंबर को उस टीम में डालो। बड़ी बड़ी कंपनीज में बाकायदा ईयर स्टार्टिंग में बजट बनाया जाता है। किस चीज़ का? छुट्टियों का। हमारे डिपार्टमेंट में 50 लोग काम करते हैं,
उनको 1 अप्रैल को एक शीट दे दी जाती है जिसमें उन्हें प्लान भेजना पड़ता है अपने सीनियर्स को। उस शीट में सारे महीने होते हैं, साल के 12 महीने, सारी डेट्स होती हैं, उनमें उन्हें फिल करके भेजना होता है प्रपोज्ड लीव्स, इस साल में इस टाइम पीरियड पे हम लीव्स लेने वाले हैं। एंड देन वो मैनेजर क्या करता है, बैठ के प्लान को कोऑर्डिनेट करता है। कहीं पर भी 2 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो इकट्ठे लीव्स ले रहे हैं एंड उस टाइम पे हमें उन दोनों की जरूरत है, तो उनसे बातचीत की जाती है कि सर आप पहले ले लेना, आप बाद में ले लेना। सो व्हाई दिस इज डन, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग ओनली, ताकि हमारा काम हैम्पर ना हो उस पीरियड में। सो दिस इज प्लानिंग, सारे टीम मेंबर्स को इकट्ठा बिठा के प्लानिंग की जाती है। देन इज प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, एंगेजमेंट शुरू होने से पहले हमें क्या करना होता है, परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स एज पर SA 220, हमने पढ़ा था SA 220 अभी, क्वालिटी कंट्रोल। क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है, मुझे अपनी ऑडिट में क्वालिटी लेवल्स अचीव करने हैं, मेरी ऑडिट की क्वालिटी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। इसके लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या मैं ऑडिट परफॉर्म कर भी सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, यानी आई विल हैव टू चेक वेदर आई कैन एक्सेप्ट द क्लाइंट और नॉट। So this is preliminary engagement activity. Performing audit procedures as per SA 220 for acceptance and retention of clients. Evaluating compliance with ethical requirements. हम लोग उससे एसोसिएटेड तो नहीं है, वो मुझे पर्टिकुलर कंपनी का ऑडिट मिल रहा है, मेरे यहाँ पर एक पर्सन है, मेरे यहाँ पर एक पार्टनर है जो ऑलरेडी उस फर्म का एम्प्लॉई है। नाउ आई कैन नॉट टेक द ऑडिट ऑफ दिस कंपनी। सो एथिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं कि नहीं, आई विल हैव टू चेक दिस ऑल्सो। अंडरस्टैंडिंग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एज पर SA 210, SA 210 पढ़ा था हमने, दैट इज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, वेदर दिस SA इज बीइंग फुलफिल्ड और नॉट। देन प्लानिंग के टाइम पे हमें क्या करना है, वन इज ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, पूरा ऑडिट प्लान बनाया जाता है बैठ के कि इस डेट पे हम ये काम करने वाले हैं, दैट इज ओवरऑल प्लान। एसरटेन स्कोप एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंगेजमेंट, मुझे टैक्स ऑडिट करना है या मुझे स्टैट ऑडिट करना है या मुझे इंटरनल ऑडिट करना है, आई हैव टू डिसाइड द स्कोप। कंसिडर सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन डायरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट्स, कौन कौन सा बंदा किस किस टाइम पे छुट्टी पे जाने वाला है, मुझे अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा। कंसिडर रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, एसरटेन नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट, मुझे कब कब किस किस की हेल्प चाहिए, आई विल हैव टू प्लान इट एट द टाइम ऑफ ओवरऑल प्लानिंग एक्टिविटी। ओवरऑल स्ट्रेटेजी डिसाइड की जाती है, मुझे ये करनी है 4 साल के अंदर करनी है, दिस इज माई ओवरऑल प्लान। अब मुझे क्या करना है उसके बाद, इट शैल इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ, फर्दर डिटेल्ड ऑडिट प्लान बनाया जाता है, किस किस टाइम पे मुझे कहाँ कहाँ से कोचिंग लेनी है, किस किस टाइम पे मुझे कहाँ कहाँ से कोऑर्डिनेट करना है, कौन सी टीचर की क्लास लूँ, कौन सी टीचर की छोड़ूँ, एंड सो ऑन, दैट इज डिटेल्ड प्लान। सिमिलरली ऑडिट के टाइम पे पहले आपने पूरा प्लान बनाया, मुझे इस डेट तक ऑडिट कंप्लीट करनी है, टैक्स ऑडिट करनी है, नाउ अब डिटेल बनाएंगे आप कैसे कैसे कौन कौन सा काम मुझे परफॉर्म करना है, दैट इज प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड, डायरेक्शंस एंड सुपरविजन ऑफ मेंबर्स एंड रिव्यू ऑफ वर्क, इन सब के लिए प्लान बनाया जाएगा। डॉक्यूमेंट करेंगे हम पूरे प्लान को, ऑडिट प्लान दैट इज ऑडिट प्रोग्राम। एंड ऑडिट प्रोग्राम बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम उसे कभी चेंज नहीं कर सकते। जिस टाइम हम ऑडिट कर रहे थे कुछ सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस आई जिसकी वजह से हो सकता है हमें अपना ऑडिट प्लान चेंज करना पड़े। मैंने सोचा था फर्स्ट अटेम्प्ट में CA कंप्लीट करूंगी, उस हिसाब से टारगेट प्लान बनाया था, पूरे चांसेस हैं कि एक अटेम्प्ट पीछे हो गए। नाउ आपको अपना ऑडिट प्लान, अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा, यू विल हैव टू चेंज योर प्लान। सो एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस मेड ड्यूरिंग टू द अबव एंड रीजंस फॉर सच चेंजेस, दिस ऑल्सो हैव टू बी डॉक्यूमेंटेड। हमने ऐसा क्यों किया, जो प्लान बनाया था उसको हम फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, आई मस्ट डॉक्यूमेंट इट। प्लानिंग के क्या फायदे होते हैं, एप्रोप्रिएट अटेंशन जाता है इंपॉर्टेंट एरियाज पे, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स टाइमली बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज करना इजी हो जाता है, काम एलोकेट करना इजी हो जाता है। आप इन दिनों में छुट्टी पे जा रहे हो, ठीक है, इन दिनों पे आप लोग आ जाओ, आप काम करना, जब आप छुट्टी से आ जाओगे तब आप ये काम करेंगे, एलोकेट करना इजी हो गया काम हमारे लिए। फैसिलिटेट इन डायरेक्शन एंड सुपरविजन, मेरे लिए सुपरवाइज करना भी इजी हो जाएगा एज एंगेजमेंट पार्टनर। एंड इट कोऑर्डिनेट द वर्क डन बाय जॉइंट ऑडिटर्स, अगर जॉइंट ऑडिटर्स प्लानिंग नहीं करेंगे वो तो इकट्ठे काम ही नहीं कर पाएंगे कभी। सो जॉइंट ऑडिट के केस में इट इज वेरी यूजफुल टू प्लान योर ऑडिट। सो दिस इज योर SA 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेट अस वाइंड अप फॉर टुडे। आज का आपका होमवर्क है, ये सारे एसेज आपको अच्छे से पढ़ के रिवाइज करके आने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड
इन एसेज में से ऑलमोस्ट 15 to 20 मार्क्स का पेपर आता है एंड हर दूसरे क्वेश्चन में आप इन एसेज को रेफर कर सकते हैं एंड दीज एसेज प्रोवाइड यू बोनस मार्क्स. सो प्लीज रिवाइज दीज एसेज. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.